सो गाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग का एक कंप्लीट रिवीजन, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले मैं भी आप लोगों के साथ जो बात कर रहा हूँ आपके फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यूनिट नंबर 1 जो कि डील करता है कॉस्ट शीट एंड टेंडर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कॉस्ट शीट एंड टेंडर से रिलेटेड। ओके। सो सीधा मैं बहुत ज़्यादा इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात ना करते हुए इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की तरफ आता हूँ। और सबसे पहले तो आपको एक कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। देखो, एक तो पहले फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का सीक्वेंस, इस फॉर्मेट के आइटम्स कैसे बन रहा है। और फिर दूसरा कि थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो इस फॉर्मेट के अंदर गिवन नहीं है बट वो आ गई, तो थोड़ा सा अपना लॉजिकल ब्रेन यूज करते हुए हमने क्या करना चाहिए, लॉजिकल ब्रेन यूज करते हुए उसको क्लासिफाइड करना चाहिए। तो मैं यहाँ दोनों बातें बताते हुए आपको चलूंगा। ठीक है। आप लोगों को ये जो दिख रहा है ये किस चीज का फॉर्मेट है? कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। ठीक है। आप लोगों को ये जो फॉर्मेट दिख रहा है किस चीज का फॉर्मेट है? कॉस्ट शीट का, जिसकी शुरुआत जो फर्स्ट जो हमारा जो मेन पहला कैटेगरी है वो है प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन। इनिशियली हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? इनिशियली हम लोग प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। राइट। इनिशियली क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? प्राइम कॉस्ट। तो इनिशियली हम लोग प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते समय आपके पास तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन एलिमेंट को आपस में जोड़ दो तो क्या मिल जाता है? प्राइम कॉस्ट। ठीक है। यानी कि शुरुआती इनिशियल स्टेज पे लगने वाली कॉस्ट, जिसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन मटेरियल भी अपने आप में बहुत वास्ट है। ठीक है। कि हमको मटेरियल में क्या लेना है, तो हमको मटेरियल में मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। हमको क्या निकालना है? मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? तो आपके पास देखो पहले से कोई मटेरियल था क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें जितना भी आपने रॉ मटेरियल परचेस करके लाया होगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड। और इस परचेस करने की वजह से जो जो आपको खर्चे हुए होंगे, यानी इस परचेस के साथ साथ जो जो खर्चे हुए होंगे, जैसे परचेस किए होंगे तो गाड़ी भाड़ा लगा होगा आपको सामान लाने के लिए, तो कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राय, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, या फिर एनी एक्सपेंसेस ऑन परचेस, तो ये सारे परचेस से रिलेटेड खर्चे आप इस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में जोड़ दोगे। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको जो मिलता है आंसर, इस आंसर को नाम देते हैं हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या नाम देते हैं इसको? मटेरियल कंज्यूम्ड। और फिर मटेरियल कंज्यूम में हम लोग वेजेस या इसी को लेबर भी बोलते हैं, या तो आप प्रोडक्टिव वेजेस बोलो या तो लेबर बोलो। ठीक है। आप लोगों को ये मटेरियल कंज्यूम में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट ओवरहेड के नाम से अगर आपको कोई हेड्स आते हैं तो आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या कर देने? ऐड। इतना तीनों ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगा उसको हम लोग नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या पता चल गया आपको? प्राइम कॉस्ट। ये आपके कॉस्ट शीट की फर्स्ट एलिमेंट है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इसी को क्या भी बोला जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर। ये मटेरियल एंड लेबर का एक कॉम्बिनेशन, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए गए हैं तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए जाते। होप आपको प्राइम कॉस्ट तक की सारी बात क्लियर है। आगे बात अगर मैं करूं, सेकंड जो हमारे पास मेन हेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग वर्क या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट हेड? वर्क या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क एंड फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम लोग सारे के सारे क्या लेते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या लेते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल तो इधर भी आएगा लेकिन किस टाइप का रहेगा वो? इनडायरेक्ट रहेगा। अच्छा, लेबर भी लेंगे इधर, इनडायरेक्ट लेबर या फिर अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वर्कर्स, तो वो उसकी वेजेस भी किधर आएंगी? इधर ही। उसके अलावा लीव वेजेस कभी ज़्यादातर आता नहीं है। ये बाकी हेड ऐसे जो बहुत ज़्यादा नहीं आते, जैसे ओवर टाइम प्रीमियम हो गया, फ्यूल एंड पावर आ सकता है, कोल, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस। बट ध्यान रखना ये फैक्ट्री का इंश्योरेंस है। ठीक है। ये फैक्ट्री का। इसी तरीके से ऑफिस का अगर इंश्योरेंस दिया रहेगा तो ऑफिस ओवरहेड में। सर और अगर इंश्योरेंस बस दिया है, बता ही नहीं रहा है
कि फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, या फिर आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपने उसको कहाँ लिख लेना चाहिए, बाय डिफॉल्ट उसको आप लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेना चाहिए, इस अजम्पशन के साथ कि हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहे, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं जब मैन्युफैक्चरिंग्स करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मशीनरीज वगैरह का इंश्योरेंस हो रखा होता है। तो हम ये अजम्पशन लेंगे, अगर इफ नहीं दिया होगा तो जनरल अजम्पशन क्या लेंगे कि इंश्योरेंस फैक्ट्री का ही होगा। उसके अलावा फैक्ट्री लाइटिंग वगैरह, ठीक है, उसके अलावा फैक्ट्री की लाइटिंग, हीटिंग। अगर सिर्फ रेंट दिया, अगर सिर्फ रेंट दिया है, सवाल आया है कि अगर सिर्फ रेंट दिया है तो रेंट को सर कहाँ का रेंट मानना चाहिए, उसको ऑफिस का रेंट मानना चाहिए और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में लेना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री रेंट पर नहीं ली जाती, फैक्ट्री लीज पर ली जाती है, जबकि ऑफिस रेंट पर लिए जाते हैं। होप ये बात भी आपको क्लियर है। यस, उसके बाद सुपरविजन चार्जेस, वर्क स्टेशनरी देखो नाम में वर्क है इसलिए यहां पर आया, नॉर्मल स्टेशनरी आता तो ऑफिस ओवरहेड में जाता, कैंटीन एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स ऑफ मशीनरीज वगैरह, हाउलेज का भी मतलब क्या होता है, रिपेयरिंग्स वगैरह करवाना, वर्क सैलरी, नॉर्मल सैलरी आएंगे तो ऑफिस में, वर्क मतलब ये फैक्ट्री की सैलरी है, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन अगर डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर आ जाए तो ऑफिस में, वर्क एक्सपेंसेस, गैस वाटर, ड्राइविंग ऑफिस सैलरी, याद रख लेना भाई, नाम है ऑफिस है लेकिन ये ऑफिस में नहीं आता, ड्राइविंग ऑफिस सैलरी, टेक्निकल डायरेक्टर की फीस, ये टेक्निकल देखो, नॉर्मल डायरेक्टर की फीस कहाँ आएंगी, नॉर्मल ऑफिस सैलरी कहाँ आएंगी, ये सब ऑफिस में आएंगे, लेकिन ये वर्ड अच्छे से समझ लो। उसके अलावा लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के अंदर के सर हाँ ड्राइविंग ऑफिस सैलरी ये फैक्ट्री ओवरहेड में। यस, ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। ये क्यों दिया जाता है या क्या चीज होता है, तो जनरली जितने भी इंजीनियर्स होते हैं तो वो एक कैसे पूरा लोकेशन ड्रॉ करते हैं, तो उस लोकेशन से या उनका पूरा एक मैप बनता है, उस मैप के लिए उनको हम लोग रखते हैं, जो ईडी इंजीनियरिंग जो जो ड्राइंग्स वगैरह जो बनाते हैं इंजीनियर्स, ये उनको हम लोग सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जनरली हमारा वो लेआउट्स बनाते हैं, हमारे फैक्ट्री के लेआउट्स बनाने का काम करते हैं। ये एक इसको समझने का तरीका होता है, और इसी को समझने का दूसरा एक और तरीका होता है। सर कौन सा दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम लोग ऑफिस से सैलरी ड्रॉ करके फैक्ट्री के वर्कर्स को देते हैं, तो अल्टीमेटली वो खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड के वर्कर्स या एम्प्लॉयज के लिए आता है, क्योंकि ऑफिस सैलरी मतलब ये फैक्ट्री के वर्कर्स को हम ऑफिस से क्या निकाल कर दे रहे हैं, पैसे निकाल कर दे रहे हैं। इसको इस दो तरीके से क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। चलिए, उसके अलावा इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अंदर के अंदर अगर आपको कोई इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी तो सेल ऑफ स्क्रैप, अगर आपने कोई स्क्रैप वगैरह सोल्ड आउट कर दिया वो। उसके अलावा ऑपरेटिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये ऑपरेटिंग नहीं, ये ओपनिंग स्टॉक होना था। सर बोलिए। सेल ऑफ स्क्रैप हम ऊपर भी माइनस कर सकते थे ना, प्राइम कॉस्ट में निकालते हो। अगर रॉ मटेरियल का स्क्रैप हो तो यहां माइनस करेंगे। इफ यहां पर जब आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ना, तो यहां पर भी आप अगर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो तो यहां माइनस होगा, और सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप दिया है तो फैक्ट्री ओवरहेड में माइनस करना है। ठीक है, यस सर। सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप हो तो फैक्ट्री ओवरहेड में, और सेल ऑफ स्क्रैप और रॉ मटेरियल हो तो प्राइम कॉस्ट के पहले। फिर आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करेंगे। तो ये प्राइम कॉस्ट में, ये जो आपने प्राइम कॉस्ट निकाला था, ये सारे आइटम अंदर के अंदर प्लस माइनस करके सबकी टोटल इकट्ठा बाहर आ गई। तो आपने क्या किया, प्राइम कॉस्ट प्लस ये जो टोटल जो बाहर निकल रही है ना, इस टोटल को हम लोग वर्क ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्क ओवरहेड। अच्छा, वर्क ओवरहेड एक्चुअली देखा जाए तो किसको बोलना चाहिए, ये चीज भी क्लियर कर देता हुआ, ध्यान से, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। ये जो वर्क ओवरहेड और वर्क कॉस्ट दोनों में फर्क है। ये जो आप लोग वर्क ओवरहेड के अंदर जितने आइटम लिखते हो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग, ये जितने आइटम आपने लिखे, इन सब की टोटल जो बाहर आती है, इस टोटल को नाम दिया जाता है वर्क ओवरहेड। क्योंकि ये वर्ड कई बार यूज किया जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। कई बार बोलता है कि वर्क ओवरहेड 80% है, 20% है, 70% है फैक्ट्री कॉस्ट का, या सॉरी फैक्ट्री बोलता हूं प्राइम कॉस्ट का, ऐसा कई बार आ जाता है। तो आपको वो कैसे निकालना है, इस प्राइम कॉस्ट में आपने वर्क ओवरहेड ऐड करना, तो आपको क्या मिलेगा,
वर्क कॉस्ट मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा आपको? वर्क कॉस्ट मिलेगा। डन। फिर वर्क कॉस्ट निकलने के बाद इसी को हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। वर्क कॉस्ट को ही हम लोग क्या भी बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। डन। उसके अलावा अब अगला जो हमारे पास हेड्स है, वो कौन से है? सो अगले जो हमारे पास हेड है वो है हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर मैंने सारे ऑफिस से रिलेटेड खर्चे लेने हैं, जैसे कि ऑफिस की सैलरी, डायरेक्टर, ऑफिस रेंट, ऑफिस स्टेशनरी, सन्ड्री ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑफिस के इक्विपमेंट का, ऑफिस के फर्नीचर का, सब्सक्रिप्शन, ट्रेड जनरल्स। अच्छा, इसको लेकर एक कहानी रहती है, कई लोग ट्रेड जनरल सब्सक्रिप्शन मैगजीन्स को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर भी लिखते हैं, मतलब ये मान के कि ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ठीक है। अगर ये ऑफिस के अंदर, क्योंकि देखो सब्सक्रिप्शंस बोले या ट्रेड जनरल्स वगैरह क्या होते हैं, ये हमारे ऑफिस के अंदर जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं तो जनरली वो ऑफिस के अंदर आते हैं। तो सब्सक्रिप्शन, ट्रेड मैगजीन्स या ट्रेड जनरल्स वगैरह आप लोग कहाँ लिख सकते हैं? ऑफिस ओवरहेड के अंदर। थोड़ा सा इसको लेकर दो ओपिनियन चलते हैं। ऑफिस लाइटिंग वगैरह हो गई आपकी, ठीक है। ऑफिस लाइटिंग, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, डायरेक्टर्स के ट्रैवलिंग्स, या उसके अलावा पोस्टेज, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ये सब ऐसे खर्चे हैं जो ऑफिस के अंदर लगते हैं। ये सारे खर्चों को जब आपस में जोड़ दिया जाएगा फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक के जितनी भी टोटल आई होंगी, इस टोटल को नाम देते हैं हम लोग ऑफिस ओवरहेड। इस टोटल को मैं क्या नाम दूं? इस टोटल को मैं नाम दे देता हूं ऑफिस ओवरहेड। और जब आप वर्क कॉस्ट में इस ऑफिस ओवरहेड को जोड़ते हो तो आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। क्या मिल जाता है आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस सर सर ऑफिस कॉस्ट को रिड्यूस करने बोला, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट को रिड्यूस करने बोला, तो हम ऊपर वाले वो अमाउंट पे रिड्यूस वाला लेंगे या फिर किस पे लेंगे जो अभी अमाउंट निकलेंगे अपनी जो लास्ट में? आप टेंडर से रिलेटेड बात कर रहे हो। कॉस्ट शीट में जनरली ऐसा बोलेगा नहीं, जो आपका सवाल है वो टेंडर से रिलेटेड है, राइट। टेंडर में इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए बोलता है। तो वैसे मैं टेंडर पर आऊँगा तो इंक्रीज और डिक्रीज की बात सिखाऊंगा ही। अभी जस्ट एक बार आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ मैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। जो आपकी बात इंक्रीज और डिक्रीज को लेकर होती है ना, तो वो अगर फिक्स्ड होते हैं, जो ऑफिस ओवरहेड के सारे आइटम कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो जो प्रीवियस जो आपको अमाउंट दी होंगे उसी में आपको ऐड या लेस करना होता है। जो भी ऐड लेस करना होता है वो प्रीवियस जो अमाउंट अवेलेबल थी उसमें आपको ऐड या लेस करके चीज़ों को कंसिडर करना होता है। बट स्टिल मैं आप लोगों को टेंडर अभी जब स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में, तो फिर मैं टेंडर की तब बात करता हूँ आपके साथ, राइट माधवी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम आ गए थे। फिर अब सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, जो बच्चा यहाँ पर आकर गड़बड़ करता है, इसका मतलब आगे भी गड़बड़ कर सकता है। तो ये कैलकुलेशन बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से आपको देखना है, समझना है, सीखना है। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया जाता है, कई बार खुली आंखों से दिखता नहीं है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कोई ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी है क्या। अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, फिर नहीं होंगे। और वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है क्या। अगर नहीं है तो मत लगाओ दिमाग। लेकिन आपको अगर हिंट है, सर कैसे हिंट जरा बताओ। अगर डायरेक्टली दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट कई बार डायरेक्टली नहीं देता। और जब डायरेक्टली नहीं देगा कि क्लोजिंग स्टॉक इतने इतने क्वांटिटीज या इतने इतने यूनिट्स के है, जब ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा सर, तब क्या करेंगे हम? तब आपके पास कुछ जानकारी होंगी, जैसे कि प्रोडक्शन। ये दिमाग लगाना कि भाई प्रोडक्शन कितना होता है, सेल कितना होता है, पहले से कुछ हमारे पास था क्या, ओपनिंग था क्या, तो आपको पता चल जाएगा क्लोजिंग कितना है। प्रोडक्शन इतना किए, इतना पहले से रखा था, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो पता चल गया मेरे पास अवेलेबल कितना है, और जितना अवेलेबल है उसमें से माइनस कर दिए जितना सेल हो गया, तो हमको क्या पता चल जाएगा? अनसोल्ड यूनिट्स। क्या पता चल जाएगा? अनसोल्ड यूनिट्स। जो यूनिट्स बिके नहीं है वो यूनिट्स आपको पता चल जाएंगे। अनसोल्ड यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएंगी। और अनसोल्ड को ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और एक क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर यूनिट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स में कहाँ से लाऊं या कैसे निकालूं, बराबर। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आपने ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके लाया, आपने क्या लाया? ये COP कैलकुलेट करके लाया। तो आप देखो
कि जितना आपका COP है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिवाइडेड बाय आपने टोटल करंट ईयर में प्रोडक्शन कितना किया है। तो टोटल करंट ईयर में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट होंगे वो इनटू जितने भी क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स होंगे वो। तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चल जाएंगी, राइट। आपको क्या पता चल जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चल जाएंगी। डन। तो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन प्लीज किसी ने भी गलत नहीं करना है। आगे बात करते हैं फिर इसके बाद लास्ट हेड हमारे पास आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरहेड को लेकर। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के अगेन अंदर मार्केटिंग से रिलेटेड जुड़े सारे खर्चे आएंगे। सामान को बेचने से संबंधित जितने खर्चे वो सारे के सारे आएंगे, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, जैसे कि शोरूम एक्सपेंसेस। अच्छा, बेड डेट को लेकर एक कहानी है, बेड डेट आया तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालोगे, लेकिन प्रोविजन फॉर बेड डेट आया, क्या आया, प्रोविजन फॉर बेड डेट। फिर क्या करेंगे, तो इसको नहीं लेंगे, कोई भी प्रोविजन हम लेते नहीं है, कोई भी प्रोविजन अगर दिया हो खर्चों का वो नहीं लेते, एक्चुअल बेड डेट होगा तो ही लिया जाएगा। सेल्समैन की सैलरी, पैकिंग। अच्छा, पैकिंग में भी दो टाइप के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में भी पैकिंग आता है अगर वो प्राइमरी पैकिंग है। अगर लिख कर आया कि वो प्राइमरी पैकिंग है तो फैक्ट्री ओवरहेड में, सिर्फ पैकिंग लिखा है तो फिर डाल दो सेकेंडरी मान के इधर। फिर है कैरियज इनवर्ड, कमीशन ऑन सेल्स एजेंट, काउंटिंग हाउस सैलरी, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन कलेक्शन चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ टेंडर, वेयर हाउस, कॉस्ट ऑफ मेलिंग लिटरेचर, सेल्स मैनेजर सैलरी, एक मिनट बस, डायरेक्टर फीस एक्सपेंसेस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन डिलीवरी वैन पर अगर लग रहा है तो, और कोई भी अगर सेल ब्रांचेस से रिलेटेड खर्चे हैं तो वो, ये सारे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर के आइटम्स है। यस मुना, क्वेश्चन। सर वेयर हाउस रेंट अगर रहा तो उसे सेलिंग में डालेंगे, और अगर सिर्फ रेंट रहा तो उसको फैक्ट्री में डालेंगे। वेयर हाउस को लेकर भी ना, वेयर हाउस को लेकर भी दो पॉइंट है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाता है और ये फैक्ट्री ओवरहेड में भी जाता है, राइट। वेयर हाउस को लेकर भी, अगर जैसे वेयर हाउस रेंट है तो वेयर हाउस मतलब जनरली क्या होता है, वेयर हाउस और गोडाउन ये दो एक टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है। तो वेयर हाउस मतलब जहां पर हम लोग जहां से डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह करते हैं उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर हाउस, मतलब जहां पर कुछ सामान बनने के बाद आ जाता है। तो मैंने जो रेगुलर क्लासेस है, रेगुलर क्लासेस के अंदर रिकमेंड किया था कि वेयर हाउस को आप लोग कहाँ लिख लेने का, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, और गोडाउन अगर आता है तो उसको कहाँ लिख लेने का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर, राइट। इफ अगर आप लोगों को रेगुलर क्लासेस की थोड़ी बहुत बात याद आ रही हो तो, और अगर नहीं भी आ रही हो तो अगर आपने वेयर हाउस को दोनों में से कहीं भी डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दोनों भी है सही कॉन्सेप्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन वेयर हाउस को हम लोग कहाँ लिखना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। कहाँ लिखना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, वेयर हाउस से अगर रिलेटेड खर्चे आए तो, ठीक है। और गोडाउन से रिलेटेड आए तो कहाँ लिखना चाहिए, गोडाउन से रिलेटेड सेलिंग तो हमें सेलिंग में लिखना चाहिए। यस। और आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट की अगर मैं बात करूं, आइटम एक्सक्लूडेड की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से आइटम्स है जो हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं लिखते हैं। एक तो कैश डिस्काउंट नहीं लिखते हम लोग, इंटरेस्ट पेड नहीं लिखते, ये सारे फाइनेंशियल खर्चे हैं हमारे। उसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि ये भी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है। गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं लिखते, ये भी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्सेस को भी नहीं लिखा जाता, बिकॉज ये भी मेरी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। और जब हम लोग रिकंसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये सारे ऐसे आइटम हैं जो कॉस्ट में नहीं आते बट कहाँ आते हैं, फाइनेंस में आते हैं। तो ये बात के साथ ये बात भी ध्यान रखो कि अगर कभी डिविडेंड पेड आएगा तो याद रखना वो कॉस्ट में नहीं होगा लेकिन फाइनेंस में डेफिनेटली होगा। अगर कोई एग्जाम्पल के लिए अगर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका मतलब कॉस्ट में नहीं आया, कहाँ आया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। होप आप लोग ये चीज़ों को ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू, एक ओवरऑल डिस्कशन था आपके किससे रिलेटेड, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से रिलेटेड। अब कोई स्पेसिफिक अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, मैं एकदम एंडिंग वाले क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, ठीक है।
जनरली जो एकदम एंडिंग वाले क्वेश्चंस है, ये तो टेंडर से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग अपने डाउट्स वाले क्वेश्चंस निकाल के रखिए। आपके जो जो डाउट्स वाले क्वेश्चंस है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग सीक्वेंस से आप लोग अपने डाउट्स के क्वेश्चंस निकाल के रखो। मैं डाउट्स वाले पहले पॉइंट्स को कैरी करता हूँ। सर क्वेश्चन निकाल देखेंगे क्या लालिया वाले खरीद लेंगे। पूछना शुरू कीजिए। यस, क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को अटका रहे हैं कॉस्ट शीट के अंदर? टेंडर की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, अभी प्योरली सिर्फ कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूं मैं। कॉस्ट शीट से रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चंस? नो सर। निखिल का कोई क्वेश्चन नहीं है सर 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का एक क्वेश्चन की डिमांड आ रही है कि सर एक बार 16 वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग भी 16 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। गौरव भी बोल रहा है नो सर। चलो, तो यहाँ पर मोना ने क्वेश्चन नंबर 16 की बात की है, ठीक है। वर्षा भी बोल रही है नो क्वेश्चन, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी लोग भी चैट बॉक्स में डाल दो, मैं तब तक के मोना के इस क्वेश्चन का क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको डायरेक्टली दिया है, अगर रफली भी अगर मैं बनाऊँ तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली दिया है 1,92,000। फिर उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेस है 1,23,000। फिर उसके बाद है वर्क ओवरहेड, तो वर्क ओवरहेड ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। फिर क्या बोला था? वर्क ओवरहेड कितना है? 12,000 घंटे और 1 घंटे की कॉस्ट है 9 रुपये, तो 12,000 इंटू 9 रुपीज़ अगर आप करोगे तो 1,08,000 इसकी भी कॉस्ट आ जाएंगी वर्क ओवरहेड की, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको वर्क कॉस्ट पता चल जाएगा। और फिर वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट लेते हैं अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो कि 15% ऑन वर्क कॉस्ट है। तो ये जो भी आपका यहाँ पर वर्क कॉस्ट निकलेगा, आई थिंक सो कितना निकलना चाहिए? 4,23,000, 4,23,000 निकलना चाहिए। तो ये जो 4,23,000 वर्क कॉस्ट निकला, इसका 15%, ठीक है, इसका 15% ऑफिस ओवरहेड निकलेगा बोलता है। तो 4,23,000 का निकाल लेने का 15% कितना आएगा? जो भी आएगा इसका 15% जितना भी आएगा, तो उसको आप नाम क्या दे दोगे? ऑफिस ओवरहेड। और ये जोड़ने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग यूनिट बनाते कितने हैं? 9,675 यूनिट्स बनाते हैं और बेचते कितने हैं? इतने। मतलब 900 यूनिट्स बच जाते हैं क्या, जो बिके नहीं होते, अनसोल्ड रह जाते हैं क्या? यस सर। तो हमारे पास ओपनिंग की तो जानकारी नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी है, तो माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो भी आपका यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा डिवाइडेड बाय 9,675 इंटू 900 यूनिट्स। तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाए, सॉरी फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा, बराबर। तो फिर ये भी आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इतना ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, और फिर COGS में प्लस क्या कर देंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या प्लस कर देंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस, जो कि 5 रुपये पर यूनिट है, जो कि 5 रुपये पर यूनिट है। तो फिर हमने कितने यूनिट बेचे हैं? जितने यूनिट बेचे हैं मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज़ कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? हमको सेलिंग एक्सपेंसेस पता चल जाएगा। और अगर सेलिंग एक्सपेंसेस पता चल जाएगा तो फिर टोटल कॉस्ट भी हम निकाल सकते हैं। और टोटल कॉस्ट आ जाएगा तो ये आपने 8,775 इंटू 105 करोगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, और आपको सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकालना है, प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। मोना, क्वेश्चन नंबर 16 डन? यस सर। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रिवर्स सीक्वेंस में। हाँ सर, हाँ भाई बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत आसान भी है एक्चुअली। ओरिएंट और आप लोगों ने इसका, मैं शायद कॉस्ट शीट की पूरी अपनी रिकॉर्डिंग्स है ना अवेलेबल मेरे ख्याल से,
डिटेल क्लासेस की मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है, हाँ शीट के क्वेश्चन शुरू है। ओके ठीक है, जल्दी से क्विकली देख लो। ये दो अलग अलग कंपनी है, ओरिएंट और सूजन, ये दो अलग अलग कंपनी है। तो दोनों का आपको क्या करना था, अलग अलग कॉलम बना लेना था, ओरिएंट का अलग और सूजन का अलग। ओके, लेबर और मटेरियल दिया है, मटेरियल और लेबर दोनों को अगर आपस में जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। दोनों को आपस में जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। तो ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद आपको आगे क्या बोला था, वर्क ओवरहेड। मतलब प्राइम कॉस्ट के बाद हम अगला फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं, उसी को वर्क ओवरहेड बोलते हैं। 80% ऑन लेबर है बोलता है, मतलब ये जो लेबर की कॉस्ट है इसका 80% निकालोगे आप। तो लेबर का 80% जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वर्क ओवरहेड मिल जाएगा, इसका भी इसका भी। तो आप ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। फिर ऑफिस ओवरहेड कितना है बोलता है 15% ऑन वर्क कॉस्ट। ये जो आपने वर्क कॉस्ट निकाला था इसका 15% क्या निकल जाएगा आपका ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या भी मिल जाएगा ऑफिस ओवरहेड, और ये ऑफिस ओवरहेड ऐड हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस ओवरहेड ऐड हो जाएगा तो क्या निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आपको सीधा सेलिंग प्राइस बता दी गई है, ये 1000 रुपये में बिकता है और ये 78। ये ओरिएंट के 78 यूनिट्स बिके हैं। तो और एक रेडियो कितने में बिकता है, दोनों भी रेडियो 1000 रुपये में बिकते बोलता है। तो ये 78 इंटू 1000 मतलब 78,000 इसकी टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएंगी, और ये 286 इंटू 1000 करेंगे तो 2,86,000 इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएंगी। और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यही टोटल कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया है। ठीक है, हो गया वाला भी क्वेश्चन। यस सर। चलो अगला और कोई सवाल किसी का। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर टेंडर का। नहीं, टेंडर का नहीं, कॉस्ट शीट तक हो गया है क्या? कॉस्ट शीट में किसी को डाउट हो तो पूछो, फिर मैं एक बार टेंडर का पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, और टेंडर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करके फिर टेंडर के क्वेश्चन करूंगा। किसी के ये क्वेश्चन नंबर 32 तक है, 32 भी नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से 31 से टेंडर के क्वेश्चन आ गए थे। ये 30 भी टेंडर का है, ये 29 तक के किसी को क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो, 29 तक के, क्योंकि 30 से भी टेंडर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सर 19 वाला पूछना है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन अगेन ही है, सिर्फ क्लासिफिकेशन करना था। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। तो ये कहाँ चली जाता है आपका प्राइम कॉस्ट के पहले, ये कहाँ चली जाता है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, ये कहाँ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। फिर उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ये सब क्या हो जाएगा माइनस। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकालेंगे उधर क्या कर देंगे माइनस। ये कहाँ चले जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, और ये प्राइम कॉस्ट के कैलकुलेशन के पहले। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है वैल्यू में, मतलब कि आपको ये 2000 यूनिट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा डिवाइडेड बाय, देख लो प्रोडक्शन कितने यूनिट का हुआ है, क्वेश्चन में कहीं तो भी पूरे प्रोडक्शन के बारे में बताएगा। तो प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 16000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई 16000 इंटू 2000, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको फिनिश गुड्स की वैल्यू पता चल जाएंगे। बाकी परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ये भी आपका कहाँ जाएगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल भी आपका इधर ही जाएगा। आपका परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट के पहले, डायरेक्ट वेजेस भी प्राइम कॉस्ट के पहले, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। फिर ये रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो टोटल जो 66,000 है उसका 2/3 फैक्ट्री में जाता है, तो इसका 2/3 निकालोगे, कैसे निकलेगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 44,000 रुपये। ये कहाँ चले जाएंगे, ये जाएगा फैक्ट्री में। और 66,000 का ही हम अगर 1/3 निकालें, अगर 66,000 का क्या निकाले 1/3, कितना होता है 22,000, कितना होता है 22,000। तो ये कहाँ जाना चाहिए 22,000 आपका ऑफिस ओवरहेड के अंदर, कहाँ जाना चाहिए ऑफिस ओवरहेड के अंदर, क्लासिफाइड कर देना था। सेम कैरियज इनवर्ट कहाँ जाता है प्राइम कॉस्ट के पहले, परचेज में ऐड कर देते हैं। सैलरी इतना पोर्शन फैक्ट्री में, इतना ऑफिस में और इतना सेलिंग में निकाल लेना, 2/4 मतलब कि आधा, मतलब कि 40,000।
और वैसे 1/4 मतलब 20,000 आएगा अमाउंट। फिर जनरल एक्सपेंसेस, मैनेजर की सैलरी, ये कहाँ जाएंगे आपका ऑफिस ओवरहेड के अंदर। और उसके अलावा कैरिएज आउटवर्ड, ठीक है, कैरिएज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर इलेक्ट्रिसिटी में 50%, 25%, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सेल दिया है। सारी चीज आपको सिस्टमेटिक सीक्वेंस में करनी है, पूरी की पूरी अरेंजमेंट। मुन्ना पूरा सॉल्यूशन करके बताओ या ओके है? सर ओके। ठीक है, और किसी के कोई सवाल कॉस्ट शीट को लेकर? सर 9th वाला। कौन सा 9th वाला? यस सर, बस इसमें पूछना है कि वो पर यूनिट निकालना है कि अमाउंट। बोलता है फाइंड आउट द पर यूनिट सेलिंग प्राइस इफ पर यूनिट एक्सपेंडिचर। यस, एक आप यहाँ पर यूनिट में कैलकुलेशन करना। सारा कैलकुलेशन आपका कैसे होते चलेगा, पर यूनिट में चलेगा। जैसे मटेरियल, वेजेस, यानी पूरा कैलकुलेशन आपका पर यूनिट में चलेगा ये। यस सर। सर फिर इसमें टोटल भी निकालना पड़ेगा ना? टोटल की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वांटिटी के बारे में कहीं भी नहीं बताया। जैसा मटेरियल प्लस वेजेस जोड़ दिए तो 50 रुपए, ये क्या गया आपका प्राइम कॉस्ट। फिर वेजेस का 75%, मतलब कि इसका 75% कितना होता है 15, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। तो ऐसा पूरा फॉर्मेट वही फॉलो करना है, बस ये वैल्यू आपको ये पर यूनिट वाले के हिसाब से ही चलना है आगे। यस सर। ठीक है, इसमें गलती मत करना क्योंकि ये सेम लॉजिक टेंडर में भी काम आता है। ठीक है, जैसे मटेरियल और वेजेस कितना बोला था, 30 रुपए 20 रुपए, दोनों मिला दिया जाए तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 50। फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला था, वेजेस का 75%, तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा, वेजेस है 20 रुपए, उसका 75% कितना होगा 15, तो कितना आ जाएगा 65। ये क्या गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या बोलता है 20% ऑन वर्क कॉस्ट, इसी को वर्क कॉस्ट बोलते हैं। जो फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है इसी को वर्क कॉस्ट बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड कितना आ जाएगा 65 का 20%, तो 65 का 20% कितना होगा 13, ऐड कर देंगे 78। और फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 12 रुपए, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 90 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 90 रुपए। अब इसमें प्रॉफिट जुड़ता तो सेलिंग प्राइस आता, बट यहाँ पर प्रॉफिट को क्या बोल रहा है 25% ऑन सेलिंग प्राइस या ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस को हम अज्यूम कर रहे हैं 100% है, प्रॉफिट बन गया 25%, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए 75। तो अब निकालो कैलसी पर 90 31 रुपए प्रॉफिट और सेल 120 इंटू 25 कितना होता है 30 का प्रॉफिट, 120 का सेलिंग प्राइस, ऐसा ही आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ओके, फर्दर और किसी के कोई सवाल? हाँ सर जैसे यहाँ पे बोला है कि सेलिंग प्राइस पे हमको 25% निकालना है, तो सर ऐसा बोलेगा कि टोटल कॉस्ट पे 25% निकालना है, जितनी टोटल हमारी कॉस्ट निकली उस पे 25% डायरेक्ट निकालेंगे तो चलता है ना? हाँ, जैसे अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस की जगह टोटल कॉस्ट पर बोलता हो तो हम टोटल कॉस्ट को फिर 100% अज्यूम करते हैं और उसका 25% प्रॉफिट निकालते हैं, तो टोटल सेलिंग प्राइस 125 बन जाती है। और क्योंकि हमको टोटल कॉस्ट पता है कितना है, टोटल कॉस्ट 90, तो हम डायरेक्ट 90 का 25% डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यस सर। चलिए, और किसी की कोई सवाल? हाँ सर अगर अपन ने जो पर यूनिट निकालना रहता है, अगर ये मेन हेड की निकाले तो भी चलेगा ना, कि सभी के एक एक पर्टिकुलर की निकालना पड़ेगा? मेन की भी चलेगा। अगर आपने मेन 5 जो वेरिएबल्स अगर उसकी भी निकालते हुए चले तो भी चलेगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी अगर आप लोग कॉलम अलग से बना ही रहे हो तो हर एक इंडिविजुअल आइटम का निकाल के दिखा देना चाहिए। डिवाइड ही तो करना है, मेरी रिकमेंडेशन है आपने सारे आइटम करना चाहिए। सर ऑफिस तक प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करना पड़ता है ना, उसके बाद फिर सेलिंग से वाले प्राइस से करना पड़ेगा जितने हमारे सोल्ड होते हैं। हाँ, आपको जो गिवन फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के सीक्वेंस को एज इट इज फॉलो करना है। चलो, और किसी के कॉस्ट शीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? सर
नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर 26। 26 ओके। और जिन जिन को लग रहा है ना, एक काम करो, चैट बॉक्स में डालते जाओ। जिन जिन को जो जो क्वेश्चन का डाउट लग रहा है वो चैट बॉक्स में डालते जाओ। 26 की डिमांड आई है। 26 यार बड़ा छोटा सा तो क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल दिया, क्या हेडिंग क्या थी? कुछ खास नहीं थी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टोटल कॉस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, सब चीज़ निकाल के दे देंगे। रॉ मटेरियल आपको दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, ये दोनों को जोड़ दो तो प्राइम कॉस्ट कितना आ गया? 1,80,000। ठीक है, कितना आ गया? 1,80,000। यानी आप लोग, यस वो भी चलेगा, दौड़ेगा, क्योंकि COGS का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग डायरेक्टली कैसे निकाल सकते थे? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करो तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। तो आप लोगों के पास सेल था, आप लोगों के पास क्या था? सेल था। और COGS मेरे ख्याल से वो भी था क्या? COGS भी निकला हुआ था। तो आप डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपने डायरेक्टली अगर निकालना है तो 12 लाख का आएगा सेल था और COGS कितना आया था आपका? 8 लाख का। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाता आपका? 4 लाख। ठीक है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो क्या आ जाता? नेट प्रॉफिट आ जाता। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाता आपका? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख ही आ रहा था। तो आप ये भी तरीके से कर सकते थे, या तो पूरा स्टेटमेंट बनाकर करो या तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूले से ऐसा भी निकाल दो, दोनों भी चलेगा। चलो आगे फिर 29 वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और किसी को कोई क्वेरी हो तो अपना चैट में डाल दो, फिर मैं टेंडर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें रिवर्स कैलकुलेशंस करके परचेस मिसिंग था, परचेस निकालना था। यानी कि जो अभी मैं आपको रिवर्स वाला जो समझा रहा था ना, पूरा सेम लॉजिक, यही लॉजिक यूज करना है, बस रिवर्स कैलकुलेशन करना है। जैसा जो सिंबल ऊपर से नीचे आओ तो जो प्लस होते उल्टा जाओगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो करके बताओ या हो जाएगा? प्रिया इसका मतलब है करके बताना पड़ेगा सर। सर करके बता दो। सेल सर 29। बोलिए। 29। वही मैं पूछा अभी। ठीक है, बताना ही पड़ेगा। सेल फॉर द मंथ मतलब कि आपको रिवर्स अगर आप बनाते हो तो सेल फॉर द मंथ कितना दिया है आपको? 75,000। फिर सेल में से प्रॉफिट में क्या कर दूंगा? माइनस, तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगा आपका? टोटल कॉस्ट। उसके अलावा इस टोटल कॉस्ट से फिर क्या माइनस कर दिया जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या माइनस कर देंगे हम लोग? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आपका? जो भी आ रहा होगा। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले क्या रहा होगा आपका? COGS। फिर COGS के पहले आप लोग क्या लेते हो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और प्लस क्या होता है आपका? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पर क्या रहता है आपका? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। यहाँ पे क्या रहता है आपका? वर्क कॉस्ट। फिर उसके पहले वर्क कॉस्ट के पहले फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड। फिर उसके पहले अच्छा यस, यहाँ पर WIP का स्टॉक था। यहाँ पर WIP का स्टॉक था। क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो सेल्स कैसे निकालेंगे? परसेंटेज दिया रहेगा उसका कुछ तो भी। ठीक है, उसका परसेंटेज दिया रहेगा। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर माइनस होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, और प्लस हो जाता है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। बराबर। और उसके अलावा आपका फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स आ जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। उसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के पहले अगर मैं बात करूं तो लेबर
या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, अगर दिए होंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेबर, उसके ऊपर मटेरियल कंज्यूम, और मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी है रखते जाओ, जैसे कि आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पता है 8000, लो 8000 रख दिया उसकी जगह, और क्लोजिंग स्टॉक भी पता है रॉ मटेरियल का, लो उसकी जगह रख दिया 8600, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। फिर आपको WIP का ओपनिंग पता है और क्लोजिंग पता है, तो WIP ओपनिंग की जगह ओपनिंग रख दिया और क्लोजिंग की जगह क्लोजिंग रख दिया, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग पता है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग, मटेरियल भी है ना, क्या बोले, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ तो मैं सीक्वेंस वाइज ही कर रहा हूँ, वो भी करूँगा मैं, जैसा सीक्वेंस आ रहा है मैं इस सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। अच्छा ऊपर में हेडिंग भी थी, सॉरी ऊपर में हेडिंग भी थी, ऊपर में हेडिंग क्या क्या थी, द बुक्स ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ आनंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया था कितना 16,000, जो कि 160% बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड का, यानी कि आप लोगों को लेबर की कॉस्ट भी पता थी कितनी 16,000, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड भी आपको पता है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना था 10,000। सर ये 10,000 कैसे निकाला आपने, ये जो 1,60,000 जो सॉरी ये जो 16,000 जो आया था ये फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है, मतलब ये वैल्यू खुद में 160 है, तो फिर 100 की वैल्यू कितनी 10,000 आई थी, कितनी 10,000 आई थी, ठीक है। तो आपको क्या पता चल जाएगा यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट। COGS भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, मतलब ये भी वैल्यू आपको क्या है 56,000 गिवन है, ओके। बाकी इसके अलावा मैंने बाकी यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो लिख दिया था शायद, फिनिश गुड्स की भी लिख रहा था। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 14,000 है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 18,000 है। फिर उसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये नीचे में आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस कितना 3,400, और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना 2,600 बराबर 2,600। तो 75,000 रुपीज़ का आप लोगों को क्या भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है। मेरे ख्याल से सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बस आपको रिवर्स कैलकुलेशंस करते हुए चलना है। अब देखो आपको कहाँ से चीज़ें पता है और क्या चीज़ आपको निकालना है। जैसे आपको COGS पता है, COGS में ये क्लोजिंग स्टॉक सीधे तरीके से आते तो क्या होता है माइनस, उल्टे तरीके से जाओगे तो पूरे सिंबल उल्टे हो जाएंगे। तो COGS में प्लस कर दो, यानी कि 56,000 में प्लस कर दो 18,000 और माइनस कर दो 14,000, तो आपको 60,000 रुपये क्या मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसमें ये 2,600 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के जो खर्चे थे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे ऐड, नहीं माइनस कर देंगे क्योंकि अपन रिवर्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 57,400। ये क्या आया 57,400, ये आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ये 57,400 में प्लस कर देंगे 12,000 रुपये और माइनस कर देंगे 8,000 रुपये, और उसके अलावा माइनस कर देंगे 10,000 रुपीज़। तो 51,000 चेक करना 51,400, ये क्या आ गया आपका प्राइम कॉस्ट बराबर। मेरे ख्याल से डायरेक्ट लेबर की जानकारी थी नहीं, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 16,000 प्लस कर देंगे 8,600 और माइनस कर देंगे 8,000, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर जो बच रहा है 36,000, ये हमारा क्या कहलाएगा परचेस। यही आपको निकालना था, ठीक है। अच्छा यहीं से अगर आप लोगों को रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना होता तो कैसे निकाल लेते हैं। ये जो 51,400 था 51,400 में से अगर 16,000 माइनस होता तो ये जो 35,400 है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया था आपका, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से रिवर्स पूरे फिगर्स क्या करने हैं कैलकुलेट करने हैं। और जब यहाँ पर आप आ जाओगे COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल कॉस्ट कितनी 59,400, और 59,400 में से माइनस कर देंगे 75,000, तो 15,600 क्या आ जाएगा आपका 15,600 क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट।
ठीक है, 29 वाला क्वेश्चन भी डन। हेलो सर। हाँ, सर एक बार आंसर दिखाइए। मैं आपको सिस्टमेटिक फॉर इसका जो है ग्रुप में डलवा रहा हूँ, इसका सिस्टमेटिक सॉल्यूशन पूरा ग्रुप में डलवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ग्रुप में आपको इसका पूरा विद सिस्टमेटिक सॉल्यूशन पूरा फॉर्मेट वाइज आ चुका होगा रेगुलर क्लास के अंदर जो सॉल्यूशन करवाया था। ओके सर सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे ना? हाँ, मतलब रिवर्स जब जाएंगे तो जो ऊपर से अपन जब ऐड करते हुए चीजें आ रहे थे तो ऑब्वियस जब नीचे से रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो सिंबल उल्टे हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई आप पहले 5 में 3 जोड़कर क्या कर रहे थे, आप 8 निकाल रहे थे। प्लस। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 नहीं पता आपको, रिवर्स कैलकुलेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 8 में से 3 को माइनस करेंगे तब जाके आपको 5 पता चलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके। चलो सर इसको तो लेकिन बोलिए। नहीं, मुझे लगा वो सेल्स जो है ना, हम उसको ऊपर से जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम ऐसा ऊपर से दिखाते हुए माइनस में जाएंगे। वैसा भी कर सकते तो हो, वो solve- भी वे हो सकता है, बट कैसे है, ये सब फॉर्मेट आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट है और जो फॉर्मेट Yes. आपके दिमाग में सेट है सिर्फ रिवर्स से तो कैलकुलेशंस करना है आपने, ठीक है। इसलिए आई थिंक सो ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपको फॉर्मेट, और रादर देन कि मैं भी Yes, आपको sir. ऐसा बताऊं कि फिर सेल में जैसे प्रॉफिट माइनस करते हैं तो फिर टोटल कॉस्ट आता है। ये कुछ लोगों के दिमाग में नया कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और लास्ट मोमेंट पर नई चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हालांकि हो वही रहा है, सेल में से अगर मैं प्रॉफिट हटा दूं तो टोटल कॉस्ट आएगा, फिर टोटल कॉस्ट में से अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हटा दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मैं क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस कर दूं, तो एक नया चीज हो वही रहा है। अगर आप देख रहे होंगे ना, बस मैंने यहाँ पर रिवर्स बोला, सिंबल वही सेम चीज यहाँ पर भी कर रहा हूँ, उल्टी चीजें कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, सो डन। कॉस्ट शीट के साथ हम यहाँ पर पूरा फिनिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 to 29, किसी को कोई भी क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। पूरे कॉस्ट शीट के कोई भी क्वेश्चंस के अंदर किसी को कोई भी क्वेश्चंस में क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं टेंडर की तरफ चलूंगा। फिर सर जो कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछता है तो हम उसको अलग से दिखाए तो चलता है ना सॉल्यूशन के बाद वर्किंग नोट चलता में। है, बट मेरी रिकमेंडेशन अगर क्या एक कॉलम ही तो बढ़ाना है साइड में, एक कॉलम ही तो अमाउंट का बढ़ाना रहेगा पर यूनिट का। मेरी रिकमेंडेशन होंगी कि आप लोगों ने साइड में एक कॉलम बना लेना चाहिए, ठीक है। यस यस चलिए, सर हाँ सबको हाँ है ना? पूछिए। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएगा तो सिर्फ कॉस्ट पूछेगा या फिर सिर्फ टेंडर पूछेगा? कॉस्ट टेंडर कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि साथ में यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट का नाम ही क्या मैंने बताया हाँ, आपको, सर। कॉस्ट शीट एंड टेंडर। आपके इस फर्स्ट यूनिट का नाम ही कॉस्ट शीट एंड टेंडर है, तो आपको दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। और ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि 16 मार्क्स में टेंडर वाले क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसके लिए बेस होना ज़रूरी है कॉस्ट का। क्यों मैंने कॉस्ट के पीछे इतना टाइम दिया, क्योंकि कॉस्ट का अगर बेस आपका अच्छा है तो आपके लिए टेंडर प्रोसेस और आगे का रिकंसिलिएशन सारे चैप्टर अच्छे से निकल जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉस्ट के पीछे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया आप लोगों के साथ, राइट। चलिए, मैं बात करने जा रहा हूँ अब टेंडर की, ठीक है। किसकी? टेंडर की। सर पर यूनिट निकालने के लिए सबको डिवाइड ही करना है ना? हाँ भाई, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के जितने प्रोडक्शन यूनिट होते हैं उससे डिवाइड करना, और उसके बाद जो COGS आता है, COGS से सोल्ड यूनिट से डिवाइड करते हुए चलना, ठीक है। तो तुमको पर यूनिट मिलते हुए चलेगा। ओके सर। ओके, सो टेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं। सो टेंडर एक एस्टिमेशन है जो किसके बेस पर बनता है, जो बनता है एस्टिमेशंस के बेसिस पर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, टेंडर के पहले कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है, मैं आपको आपके नोट्स पर भी लेकर चलता हूँ। टेंडर के पहले कुछ बेसिक बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, जैसे कि 1 मिनट बस मैं आप लोगों के नोट्स पर आपको एक बार लाता हूँ, टेंडर के कुछ बेसिक्स बताता हूँ। चलिए, सो हम लोग बात कर रहे हैं भी टेंडर एंड कोटेशन की। ध्यान दीजिएगा, टेंडर एंड कोटेशन ये यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट है और एग्जाम में थोड़ा फ्रिक्वेंटली यहाँ से आने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, सो
हम लोग कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे जब भी हम प्रिपेयर करेंगे टेंडर? वी शुड रिमेंबर्ड फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहला तो आपके पास रॉ मटेरियल की जानकारी होना चाहिए और मटेरियल की जानकारी होना चाहिए। ये दो चीज की जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जानकारी नहीं भी होंगी तो इग्नोर करेंगे, होंगी तो करेंगे, नहीं होंगी तो इग्नोर करेंगे, बट ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास होना मैंडेटरी है, जरूरी है, बराबर। तो रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। लेकिन आपको क्वेश्चंस में जब टेंडर बनाओगे या तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल की वैल्यू दे दी जाएंगी या बोलेगा कि प्रीवियस टेंडर का बेस यूज करते हुए आपने रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालना है। जब डायरेक्टली दे दिया जाएगा तो तब तो डायरेक्टली वैल्यू ले लेने का कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो जैसे आपको डायरेक्ट बता दिया कि आपको टेंडर में 1000 रुपए का मटेरियल लगेगा, 400 रुपए का लेबर लगेगा। अगर डायरेक्ट बता दिया क्या टेंशन, डायरेक्ट ले लो, दोनों को जोड़ दोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन जब डायरेक्ट नहीं बताएगा तो आप देखोगे कि टेंडर बनाते समय कॉस्ट में कितना मटेरियल लगा था। कॉस्ट शीट में आप देखोगे मटेरियल कितना लगा था। जैसे मैं बोलता हूँ कॉस्ट शीट में मटेरियल लगा था 1 लाख रुपए का, लेकिन ये 1 लाख रुपए का मटेरियल कितने यूनिट को बनाने के लिए लगा था? 1000 यूनिट को बनाने के लिए लगा था। और अभी टेंडर बनाने बोल रहा है 1200 यूनिट के लिए। टेंडर कितने के लिए बोल रहा है? 1200 के लिए। तो इसको आप प्रोपोर्शनेटली चेंज करोगे। कैसे भाई? 1 लाख यूनिट बनाने के लिए पहले 1 लाख रुपए का खर्चा आता था 1000 यूनिट के पीछे, तो 1200 के पीछे कितना आना चाहिए? 1,20,000। और इसमें भी बोलेगा कि कॉस्ट इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। जितना इंक्रीज बोलेगा, जैसे मैं बोलता हूँ 20% से कॉस्ट इंक्रीज हुई तो प्लस कर देंगे, तो आपको नई कॉस्ट मिल जाएंगे 1,44,000। सेम बात लेबर के लिए भी अप्लाई होती है। अगर कॉस्ट शीट में लेबर की अमाउंट दी थी 50,000 रुपए, जो कि 1000 यूनिट बनाने के लिए था, तो अभी यही 50,000 रुपए आप अगर 1000 बनाने के लिए लगा रहे थे तो 1200 यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए लगा गया? 60,000। और मैं बोलता हूँ यहाँ 10% से कॉस्ट बढ़ गई 66,000। दोनों को जोड़ देंगे 2,10,000। ये क्या निकल गया आपका? प्राइम कॉस्ट। अब यहां तक तो बच्चा बहुत सही करता है, टेंडर में गड़बड़ करते हैं इसके बाद से। ठीक है, बच्चे यहां तक तो सही करते हैं, इसके बाद से गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद आपको ना कई बार क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में जानकारी नहीं देता है। आपको फैक्ट्री ओवरहेड का एक परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है। आप परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करते हो ऑन, या तो वो बाय डिफॉल्ट वेजेस के ऊपर निकलता है बाय डिफॉल्ट, और या फिर वेजेस या लेबर, और या फिर कई बार बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, मतलब प्राइम कॉस्ट के ऊपर निकालने बोलता है। दो तरीके से परसेंटेज निकलते हैं। 90% केसेस में ऐसा निकलेगा, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस, जिसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो? आप कैलकुलेट करते हो फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100, तो आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा। और आप क्या करोगे, ये जो भी परसेंटेज निकाल रहे हो ना, ये सब कॉस्ट शीट के डाटा से परसेंट निकलेगा। परसेंट कौन से डाटा से निकलेगा? कॉस्ट शीट के डाटा से निकलेगा। लेकिन टेंडर पे जब वो परसेंट अप्लाई करोगे तो आपको टेंडर का वेजेस का अमाउंट लेना पड़ेगा। परसेंटेज उधर से निकलेगा, लेकिन अप्लाई कहाँ पे करोगे? यहाँ की अमाउंट पे करोगे। तो जो भी वैल्यू आएंगी यहाँ पर, जो भी वैल्यू आएंगी प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू निकलेंगी, ये वैल्यू ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कॉस्ट को नाम देते हैं हम लोग वर्क कॉस्ट। बराबर, क्या बोलते हैं इसको? वर्क कॉस्ट। अब उसके बाद हमको अगला जो खर्चा लगता है, कॉस्ट शीट में मटेरियल एंड परचेस ऑफ मटेरियल है, तो टेंडर में दोनों की टोटल को बेस, यस मटेरियल कंज्यूम को, मटेरियल मतलब अगर आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ये करने के बाद जो मटेरियल कंज्यूम्ड जो आता है ना, इसको बेस मानना है। किसको बेस मानना है? मटेरियल कंज्यूम्ड को बेस मानना है। अगर मटेरियल कंज्यूम्ड निकला है प्रीवियस कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में तो ओके। ऑफिस ओवरहेड जनरली फिक्स्ड होते हैं, जनरली फिक्स्ड होते हैं।
इसमें वो प्रोपोर्शनेट वाला लॉजिक यूज नहीं करना है। हाँ, अगर बोलता है कि फिक्स्ड है तो फिर तो फिक्स्ड ही रखो, वो प्रोपोर्शनेट मत करो, डायरेक्ट जितना था उतना ही लो। अगर पहले रेंट 10,000 लग रहा था तो अभी भी 10,000 ही लगेगा, पहले सैलरी 50 देते थे अभी भी 50 देंगे, क्योंकि फिक्स्ड एलिमेंट हो गया ना ये। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको फिक्स्ड एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या नहीं दिया हुआ है, फिक्स्ड एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग एक परसेंटेज निकालेंगे। ऑफिस ओवरहेड का भी एक परसेंटेज निकलता है, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन किसके ऊपर निकलता है, ये ऑन वर्क कॉस्ट के ऊपर निकलता है। किसके ऊपर निकलता है, ये वर्क कॉस्ट। कैसे निकलता है, ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100। तो फिर वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये जो आपने वर्क कॉस्ट निकाले थे इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। वर्क कॉस्ट इनटू जो भी परसेंटेज निकला होगा वो तो आपको ऑफिस ओवरहेड की अमाउंट मिल जाएंगी। और अगर ऑफिस ओवरहेड की अमाउंट दी हुई है, बोलता है सेम अमाउंट लेना है आपने, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, फिर तो सेम अमाउंट एज इट इज लिख लेंगे। और उसके अलावा फिर आप लोगों को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितने सोल्ड करेंगे यूनिट्स इनटू जो भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट रही होंगे उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड, तो सेलिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, और टोटल कॉस्ट पे या सेलिंग एक्सपेंसेस पर हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या पता चल जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में अनटिल अनलेस कुछ स्पेसिफिकली दिया ना हो, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या करेंगे, अवॉइड। क्यों, क्योंकि टेंडर या कोटेशन बनाते समय ये सारी चीज़ों को नहीं लिया जाता, ठीक है। तो वही बात है, सब यहाँ पर आपको बताया गया। अगर आप पढ़ोगे तो ये 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जिसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑप्शनल है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस, सेलिंग और एस्टिमेट, बाकी सारी चीज़ कंपलसरी भी है। एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैज़ टू बी मेड। Direct material cost and direct labor cost is generally estimated on the basis of the cost per unit of preceding period, subject to fluctuation is market price of the material and labor rate। क्योंकि कई बार मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल और लेबर क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। तो वही तो चीज़ों को हमको ध्यान में रखते क्या बनाना होता है, टेंडर बनाना होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को कुछ परसेंटेज भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो हम ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, ये परसेंटेज निकालते समय हम कहाँ का डाटा यूज करेंगे, कॉस्ट शीट का। लेकिन एक बार परसेंटेज अगर निकल जाए तो फिर अप्लाई कौन सी डेटा पे करेंगे, अप्लाई कौन सी डेटा पे करेंगे, टेंडर के डेटा पे करेंगे। ये डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने, बराबर। परसेंटेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू द वर्क कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट, ये भी आपका कौन से बेस पे निकलेगा, कॉस्ट शीट के बेस पे निकलेगा। लेकिन अप्लाई जब करेंगे तो किस बेस पे करेंगे या कहाँ की वैल्यूज पर करेंगे, टेंडर की वैल्यूज पे क्या करने वाले, अप्लाई। सेम परसेंटेज आप किसके लिए भी निकालोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए भी। और सिमिलर तरीके से एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकाला जाता है, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया था डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, बराबर। यही चीज आपको यहाँ पर, और अगर ऑन कॉस्ट निकालना हो तो वो भी दिया हुआ है। तो अगर ऑन कॉस्ट निकालना हो तो जितना भी प्रॉफिट था वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। अगर आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना चाहते हैं, ऑन कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो ये, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। ये परसेंटेज वाला कार्यक्रम खत्म। अब कुछ बेसिक स्टैंडर्ड अजम्पशंस क्या है टेंडर बनाते समय पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टेंडर और कोटेशन द फॉलोइंग अजम्पशन कैन बी मेड, नथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इज गिवन इन द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम में दिया है तो फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, फिर तो जो बोला वो लेना पड़ेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या लेना पड़ता है, फैक्ट्री वर्क ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में निकलेगा, जो भी प्रीसीडिंग पीरियड में लगा था। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट के रेशियो में निकलेगा। बेसिकली ये बेसिक अजम्पशन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बेसिक चीज मैंने बताया है टेंडर से रिलेटेड। अब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन से हम गो थ्रू करते हैं। मुझे अब आप लोग स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछिए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। सर 30। हाँ,
अच्छा इसमें भी एक काम करते हैं ताकि झगड़ा ना हो, कैटेगरी दे देते हैं 33 से लेकर 38 तक जिनको भी डाउट है वो लोग पहले पूछ लो कोई क्वेश्चन 33 से 34 ठीक है। और अगर किसी को बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, किसी को कोई कॉन्सेप्ट या कोई पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड चीज पूछना है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ ले। यस सर, मेरे को 35 में बस एक ही लाइन समझनी जो वहाँ पर लास्ट में नोट सेकंड पॉइंट लिखा है। ठीक है वो भी बता देते हैं। सर क्वेश्चन 35 में 34 का सेकंड पॉइंट। चलिए ठीक है 33 में किसी को डाउट नहीं है, मीन्स 30 अगर मैं 34 की बात करूं, ये तो पहले ₹1.5 पहले तो ये इक्वल्स टू को डेसिमल्स, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, ये इक्वल्स टू नहीं है ये डेसिमल्स है ठीक है। और ये 75,000 रुपये, ये पूरा कॉमा है, ये सब पर यूनिट में दिया हुआ रेट है आपका, ये सारा कैसा है पर यूनिट में दिया हुआ रेट था। चलिए इसमें क्या बोल रहे हो आप लोग, आप लोगों को बोलता है द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ फैक्ट्री फॉर द ईयर 2010 और नीचे बनाने बोला है 2011 के लिए। इसका मतलब ये जानकारी है आपकी कॉस्ट शीट की, इस जानकारी के बेस पर क्या बनेंगे कॉस्ट शीट, और ये जो नीचे जानकारी दे रही है ये दे रही है आपको टेंडर के लिए, इस जानकारी के बेसिस पर क्या बनाओगे टेंडर, इस जानकारी के बेसिस पर क्या बना लोगे टेंडर। ओके सो अगर हम बात करें फैक्ट्री विल प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली भी क्या बना सकते थे टेंडर बना सकते हो। अगर आप लोगों को कॉस्ट शीट नहीं बनाना है, आपको पर यूनिट का एक बेस बता दिया उसने कि पर यूनिट कितनी कॉस्ट लगती थी पहले, किसी की इच्छा हो और अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप बना सकते थे इसमें क्या कॉस्ट शीट, और नहीं तो आप डायरेक्टली भी बना सकते थे। पहला पॉइंट तो मैं जैसे डायरेक्टली आपको टेंडर समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको डायरेक्टली क्या समझा रहा हूँ टेंडर। तो आपको सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट लेनी है, तो मटेरियल की कॉस्ट लेने से पहले ये मैं पॉइंट बता दूं। पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि आप 2011 में 1 लाख यूनिट्स बनाओगे, मतलब प्रोडक्शन कितने क्वांटिटी का होने वाला है वो बता रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि जो मटेरियल विल इंक्रीज बाय 33.33%, मतलब जो पहले मटेरियल की कॉस्ट ₹1.5 हुआ करती थी, अब वो ₹1.5 नहीं, ₹1.5 में 33.33% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, इतना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो करो, अगर आप ₹1.5 में प्लस करते हो 33.3333%, तो राउंड फिगर आपका वैल्यू कितना आ जाता है ₹2। मतलब आपको अब टेंडर बनाते समय मटेरियल की कॉस्ट ₹1.5 नहीं ₹2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसको प्रेजेंट या सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो आप पहले ही कॉस्ट इंक्रीज करके निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका ये भी होता है 1 लाख इंटू ₹1.5, ये क्या निकली पुरानी कॉस्ट, ₹1.5 लाख क्या निकली पुरानी कॉस्ट, इसमें सीधा सीधा प्लस कर दिया मैंने 33.33%, तो भी 2 लाख आएगा। ओके, दूसरा पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, रेट ऑफ वेरिएबल वर्क एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कि ये जो रेट है, रेट का मतलब होता है 1 यूनिट की कॉस्ट, उसको रेट बोलते हैं। ये ₹2 पर यूनिट जो पहले लग रही थी अभी भी ₹2 पर यूनिट लग रही है। मतलब कि 1 लाख यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए लगना चाहिए, अगर ₹2 1 यूनिट को बनाने के लिए लग रहे तो 2 लाख, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई। और उसके अलावा डायरेक्ट लेबर भी आपको क्वेश्चंस के अंदर क्या है गिवन है, डायरेक्ट अच्छा नहीं दिया, डायरेक्ट वेजेस दिया था, तो डायरेक्ट वेजेस भी आपका वेरिएबल खर्चा होता है, ये भी ₹1 पर यूनिट के हिसाब से आपको लगने वाला है। और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस चेंज होगा बोल रहा है, मतलब ये बढ़ जाएगा बोल रहा है, कितने से 25% से। ओके, सो आप लोगों को यहाँ पर रेट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस गिवन थे, ठीक है, कितना था यहाँ पर ₹4 पर यूनिट दिया था, और ये कितने से 25% से बढ़ जाएगा बोला था। मतलब ₹4 में आप 25% अगर इंक्रीज कर दोगे तो नई कॉस्ट कितनी आ जाएंगी ₹5। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बोलता है आपका, इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट इन 2011 विल बी मेंटेन्ड, मतलब ये आपको प्रॉफिट बता रहा है कितना मेंटेन करना है 25% ऑन कॉस्ट। तो आपको सेलिंग प्राइस क्या है वो एस्टिमेट करनी है। तो आप डायरेक्टली इसका क्या बना सकते थे, आप डायरेक्टली इसका टेंडर भी बना सकते थे, मतलब डायरेक्ट टेंडर बनाकर भी आप क्या कर सकते थे सिंप्लीफाई कर सकते थे चीज़ों को, राइट। सॉल्व करके दूँ या ओरली क्लियर है, या सॉल्व करके देना है,
ओरली बता दूं? तो ओरली तो बताया अभी पूरा। हो गया क्लियर। क्लियर है सर। ये जो भी मैं बता रहा था ओरली तो बता रहा था। सर ठीक से समझा नहीं। ठीक से समझा नहीं मतलब ऐसा बोलो सॉल्व करके दो। ये देखो आप लोगों को क्वेश्चन में 2010 में क्या क्या कॉस्ट लगी थी उसकी जानकारी थी, ठीक है, बट 2010 में कितना बना क्या बना कुछ जानकारी नहीं थी। मतलब आपको कॉस्ट शीट की जानकारी क्वेश्चन में दी गई थी 2010 के लिए। कितने रुपए का कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगता था, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आपको लगता था वो लगता था 1.5 रुपये का। अभी मैं कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूँ, टेंडर की नहीं, ठीक है। अच्छा, और यूनिट बताया नहीं था कि 2010 में कितने बनते, इसलिए मैं सिर्फ 1 यूनिट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। डायरेक्ट वेजेस कितने के लगते थे, 1 रुपए के, तो 2.5 रुपए का आपको क्या लगता था पहले, प्राइम कॉस्ट। फिर उसके अलावा आपका वेरिएबल वर्क एक्सपेंसेस आ गया था, मतलब कि वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर एक वेरिएबल वर्क एक्सपेंसेस था, कितना था, 2 रुपए पर यूनिट। और एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ था आपको, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया था 75,000 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको वेरिएबल, अब ये सब ऐड होता तो यहाँ पर वर्क कॉस्ट आता, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी खर्चे पर यूनिट में है और ये टोटलिटी में, तो ऐसा वो ऐड नहीं हो सकता है। या तो सारे पर यूनिट में होना चाहिए या तो सारे टोटल में होना चाहिए। हालांकि ये बनाने की नीड नहीं थी अपने को, जस्ट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये कॉस्ट शीट की जानकारी दी थी। फिर उसके अलावा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर मैं ओवरहेड्स की बात करूं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की बात करूं, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर कुछ भी आइटम्स नहीं आए थे, कुछ भी आइटम्स नहीं थे, तो यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता। और उसके बाद आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी दी थी, जिसके अंदर आप लोगों को एक खर्चा दिया था वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस का, कितना, 4 रुपए पर यूनिट। इतनी जानकारी आपको कॉस्ट शीट से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर क्या थी, प्रोवाइडेड थी। इतनी जानकारी आपको क्या थी, ये यहाँ पर कॉस्ट शीट के अंदर क्या, सॉरी क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड थी। और अब बोला है इट इज एस्टिमेटेड, अब आपका मेन काम शुरू हो गया। बोलता है इट इज एस्टिमेटेड दैट, आपको क्या करना है, 2011 के लिए बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, टेंडर। 2011 के लिए आपने क्या बनाना है, टेंडर। सर कैसे बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले बोला था फैक्ट्री विल प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट, मतलब आपको टेंडर का प्रोडक्शन पता चल गया कि यहाँ कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, 1 लाख यूनिट्स। कितने, 1 लाख यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। उसके अलावा फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये हो गया प्रोडक्शन। फिर बोलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल इंक्रीज्ड बाय 33.33%, तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना लगेगा, तो 1 लाख यूनिट इनटू पुरानी कॉस्ट कितनी थी, 1.5 रुपए की, और प्लस कर देंगे 25%, तो आपको नई कॉस्ट पता चल जाएंगे कि टेंडर के लिए कितनी लगनी चाहिए, कितनी लगेंगी, 2 लाख रुपए, कितनी लग रही है, 2 लाख। अच्छा, इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका था, यही सेम चीज को आप क्या भी कर सकते थे, ये जो 1.5 रुपए है आप डायरेक्ट पहले इसी में 25% प्लस कर दो, तो आपको इसकी नई कॉस्ट मिल जाएंगी 2 रुपए, बराबर कितनी, 2 रुपए, और 1 लाख यूनिट से मल्टीप्लाइड कर दो, तो भी आंसर 2 लाख आएगा। समझा क्या यार? हाँ, वहाँ पे इंक्रीज 33.33 था ना। अच्छा सॉरी, परसेंटेज 33.33 है, सॉरी, ठीक है। परसेंटेज कितना इंक्रीज था, 33.33 था, ठीक है। तो अब 33.33 से इंक्रीज करो, ठीक है। मैंने वैल्यू सही बताया है बट परसेंटेज गलत लिखा था। दोनों तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल है, मैं कोई एक तरीका ही यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा हूँ। पहले ओल्ड कॉस्ट निकाल दिया, क्या कर दिया, पहले ओल्ड कॉस्ट निकाल दिया और उसमें इंक्रीज कर दिया जितने से बोला था। अब मटेरियल के अलावा दूसरी चीज थी मेरे पास, लेबर, डायरेक्ट वेजेस, लेकिन डायरेक्ट वेजेस के इंक्रीज से रिलेटेड या डिक्रीज से रिलेटेड कुछ बोला नहीं, तो जितनी पहले लगती थी मैं अभी भी उतनी ही कॉस्ट लेके चलूंगा, यानी 1 रुपए 1 यूनिट के लिए।
तो टोटल 3 लाख मेरा क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। 3 लाख क्या आ गया मेरा, प्राइम कॉस्ट। तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या बोला था, रेट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज्ड। हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस चेंज नहीं होने वाला। रेट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या रहेगा, बोलता है विल रिमेन अनचेंज्ड। तो वर्क एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं इसको, इसके अंदर अगर आप लोग दो खर्चे थे आपके पास, एक फिक्स्ड वर्क एक्सपेंसेस था, तो फिक्स तो फिक्स्ड ही रहेगा। आप 1 लाख यूनिट बनाओ, 2 लाख यूनिट बनाओ, तो फिक्स्ड क्या रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा। तो एक फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड आ गया था आपका 75,000 रुपीज का, और एक आपके पास आ गया था वेरिएबल वर्क ओवरहेड। वेरिएबल वर्क ओवरहेड, तो वेरिएबल वर्क ओवरहेड कितना था, यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार। 1 यूनिट बनाने के लिए 2 रुपए लगते हैं, तो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए कितने लगने चाहिए, ऑब्वियस है 2 लाख रुपए लगने चाहिए। फिर उसके बाद रेट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस विल बी गोन अप बाय 25%, मतलब ये सेलिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेलिंग। बट ठीक है, वर्क प्राइम कॉस्ट में ये है, खर्चों को जोड़ दूंगा, 3 लाख प्लस 2 5 लाख, 5,75,000। ये क्या निकल गया आपका, कॉस्ट ऑफ, इसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे हम लोग। ये क्या निकल गया आपका, फैक्ट्री कॉस्ट। और ऑफिस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं थी तो इसी को आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मान सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं दिया था। अब लास्ट आपका खर्चा आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1 लाख यूनिट, ठीक है। क्या रेट था यहाँ पर, 4 रुपीज पर यूनिट। कितना था, 4 रुपीज पर यूनिट, मतलब 4 लाख प्लस 25%, मतलब कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी, 10,75,000। ये क्या हो गई टोटल कॉस्ट, ये क्या हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में क्या जोड़ना था, प्रॉफिट। तो क्या निकलता, टेंडर प्राइस निकलता, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना बोला था, 25% ऑन कॉस्ट। तो डायरेक्ट एक कॉस्ट का निकाल सकते हो, मतलब कॉस्ट को 100% मानना है, इसको 25% मानना है, तो ये 125% आएगा। तो कॉस्ट अपने को पता है 10,75,000, डायरेक्ट इसका 25% कितना होता है, 2,68,750, और ऐड कर देंगे तो 13,43,750। ऐसे सॉल्व करना था आपको ये वाला क्वेश्चन टेंडर का। अभी समझा क्या, चलो। सर टेंडर को ही एस्टिमेट प्राइस बोलते हैं ना? हाँ, टेंडर को ही एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी बोलते हैं। सर पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, वो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। चलिए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप लोगों को, कौन सा क्वेश्चन और टेंडर से रिलेटेड पूछना है। मैंने थोड़ा सी बेसिक्स बताने की कोशिश किया इस क्वेश्चंस के अंदर। आपके कोई स्पेसिफिक कोई भी क्वेश्चंस की डिमांड हो तो आप फर्दर कोई क्वेश्चंस रेज कीजिए अपना। सर पब्लिक रिलेशन 41, ओके। चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हो, तो साउंड क्लैश नहीं होगा। एक साथ जब 2-3 लोग क्वेश्चन पूछते हो तो साउंड क्लैश होता है। आपने मोना शायद फिर से पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड कुछ पूछने की कोशिश किया था। यस सर, वही पूछ रहे थे कि सेलिंग में बताएं कि फैक्ट्री में बताएं। पब्लिक रिलेशन आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। यस सर। ओके, सिमरन ने कहा है 41 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का, इधर ऋषिका बोल रही है। हाँ
तो वहाँ पे जो बोलता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड और कुछ तो भी रहता है, लेबर। उसपे उसके बेसिस पे हाँ, तो उसके बेसिस पे निकालो तो हमको प्राइम कॉस्ट लेना पड़ता है। हाँ, और जब हम सर हम मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पे हम कब लेते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पर तो हम कोई ऐसा परसेंटेज कैलकुलेट ही नहीं करते, या जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो हम तो वेजेस पर बेस मानते हैं ना। कभी भी फैक्ट्री कॉस्ट का जो बेस रहता है वो क्या रहता है, वेजेस रहता है। फैक्ट्री वाला नहीं पूछ रही हूँ मैं, फैक्ट्री वाला नहीं। जैसे अपन टेंडर में परचेस ऑफ रॉ मटेरियल निकालते हैं, हाँ, नहीं दिया रहा तो वो किसके बेसिस पे निकलता है? वो मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कॉस्ट शीट में मटेरियल कंज्यूम्ड निकला रहा होगा ना, उसके बेसिस पर। ओके सर। ठीक है, जैसा कोई क्वेश्चन देखो, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, डायरेक्ट आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पता है कि भाई ये उस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ लो तो मैं विद फिगर आप लोगों को चीजें बता पाऊंगा। जैसे भी सिमरन ने 41 नंबर और इधर ऋषिका ने 40 नंबर के क्वेश्चंस की डिमांड की है। ठीक है, सो आंसर देख के वो क्या है, मतलब आपने आंसर क्वेश्चन पेपर में सही कर दिए हैं, तो वही मुझे एक बार सुनना था, याद रहेगी चीज इसलिए। अच्छा, चलो मैं ये वाला टेंडर का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बस ये मीटिंग अभी एंड हो रही है हमारी, एक लास्ट मिनट है इस मीटिंग का, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन में टेंडर का चैप्टर हो जाएगा खत्म। मतलब नेक्स्ट लास्ट सेशन रहेगा हमारा टेंडर को लेकर, जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज है कि खत्म हो जाएंगी चीजें। चलिए 40 नंबर को लेकर बोला गया था एक बार, तो मैं जस्ट पहले ऊपर से ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आएगा ओरली तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखेंगे राइटिंग का। आपको बोला था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ओके, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कब का दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2005 का, जबकि यहाँ पर कब का दिया हुआ है, 2006 का। मतलब पक्की बात है कि ये क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, उसके अलावा सर हाँ सर वो जो 38 वाला क्वेश्चन है और जो 40 वाला क्वेश्चन है वो दोनों सेम है। तो ठीक है ना, तो मैं कोई एक क्वेश्चन बता देता हूँ। तो सर वो पता है क्या, जो टाइपिंग मिस्टेक है उसमें जो 40 वाला है ना, उसमें पता है क्या, वो वेजेस की कॉस्ट नहीं दी है, और जो 40 वाला है उसमें कॉस्ट दी है। ओके, तो 40 वाला क्वेश्चन सही है आपके हिसाब से? 40 वाला नहीं है, 38 वाला सही है। अच्छा, यहाँ पर एक 30,000 वेजेस की अमाउंट 30,000 रुपीज मिसिंग है, यही बोलना चाह रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है, गुड। टेंशन मतलब पेपर में मिसिंग नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ, राइट, पेपर में नहीं रहेंगी, बट वो अभी समझाने के हिसाब से उन्होंने बता दिया मुझे। ठीक है, ये आपको वेजेस भी दे दिया है, सेल भी दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या निकल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल जाएगा। डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे, क्या निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा फिर ये ऑफिस वर्क ऑन कॉस्ट ऐड करेंगे, वर्क ऑन कॉस्ट तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा, और ये ऑफिस ऑन कॉस्ट ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। ये बात हो गई सब किसके लिए, ये सारी बात हो गई आपके टेंडर के लिए, अभी तक जो सॉरी कॉस्ट शीट के लिए, सॉरी ये सारी बात चल रही है आपकी 2005-6 के लिए, मतलब कि 2006 के लिए कॉस्ट शीट के लिए। अब बोलता है नीचे में, यहाँ से टेंडर शुरू हुआ है आपका। द कंपनी हैज गिवन द टेंडर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का मटेरियल कितने का लगेगा बोलता है। तो जब आप कॉस्ट टेंडर बनाने के लिए आओगे, जब आप क्या बनाने आओगे, टेंडर, तो टेंडर बनाते समय आपको मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेंगी बोलता है, 40,000 रुपये, जबकि वेजेस कितना लगेगा बोलता है 30,000 रुपये। सर यहाँ दिया नहीं ना, वो मिसिंग था 30,000 रुपये, क्योंकि सेम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या भी है 38, यहाँ दिया है सेम क्वेश्चन की वेजेस की कॉस्ट कितनी है 30,000, वहाँ पर टाइपिंग एरर था। ओके, सो 40,000 प्लस 30,000 मतलब कुल मिलाकर प्राइम कॉस्ट कितना हो गया आपका 70,000। प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 70,000। और आगे बोला था कि प्रोडक्टिव वेजेस एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट टू वर्क कॉस्ट, आपका जो, एक मिनट मैं ऊपर का क्वेश्चन रेफरेंस यूज कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। वर्क ऑन कॉस्ट वेजेस वुड कॉस्ट ₹30,000 और क्या बोलता है, वर्क ऑन कॉस्ट
and office on cost would bear the same percentage of work on cost bears to the productive wages and office on cost, मतलब कि आपको यहाँ पर जो वर्क ऑन कॉस्ट निकालना है वो किसके बेसिस पर निकालना है, वो निकालना है प्रोडक्टिव वेजेस के बेसिस पर, जबकि ऑफिस ऑन कॉस्ट कैसे निकालना है, वर्क कॉस्ट के बेसिस पर। तो आप लोगों ने जो टेंडर बनाया रहा, कॉस्ट शीट बनाया होगा, तो कॉस्ट शीट से आपको यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेना था पहले, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस। फॉर्मूला तो पता ही है कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100, कितना परसेंट निकलेगा, ठीक है 20% कुछ आएगा शायद, क्योंकि आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, नीचे में था 1,20,000 और डिवाइडेड बाय वेजेस कितना था 6 लाख, तो कितना आ जाता है 20%। तो ये 20% हमको अप्लाई यहाँ करना है इसके ऊपर, मतलब जब आप टेंडर के लिए वर्क कॉस्ट निकालोगे तो 30,000 का 20% कैलकुलेट करना, 30,000 का 20% कितना होता है 6,000, कितना होता है 6,000। तो ये 6,000 आपकी वर्क कॉस्ट आई, ऐड कर देंगे 76,000 आ जाएगा। फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे वर्क कॉस्ट के अंदर हम लोग, ये आ गया आपका, ये वर्क ऑन कॉस्ट था, मतलब कि ये वर्क ओवरहेड था, तो आपको वर्क कॉस्ट मिल गया। फिर इसमें आप लोग वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के डालोगे, तो आपने यहाँ पर परसेंटेज निकाला रहा होगा, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। तो ये जो भी परसेंटेज निकला रहा होगा आपका, ये परसेंटेज किस बेस पे निकालना था, कॉस्ट शीट के बेसिस पे निकालना था। कितना परसेंट आया था 12%। और देखो अगर कभी भी याद रखना, अगर फ्रैक्शन में आते हैं तो डेसिमल के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट लेना चाहिए आपने, एकदम आप लोग हाईली उसको राउंड ऑफ कर देते हो, वैसा नहीं करना है। जो भी अगर मान लो यहाँ पर अगर 11.92% आया तो 11.92 ले लो, ठीक है, हाँ एकदम नियर आ रहा है, जैसे 11.98% आ रहा है या एकदम 11.97, एकदम 2-3 पॉइंट 02, 01, 03 का फर्क है तो ठीक है, एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर तो गुड, काफ़ी अच्छी बात है। आपको ऑफिस ओवरहेड क्या करना है, इस वर्क कॉस्ट का 12% निकालना है, तो क्या आ जाएगा ऑफिस ओवरहेड, क्या आ जाएगा ऑफिस ओवरहेड, और क्या निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे की जानकारी दी नहीं है, तो वही हमारा क्या बन जाएगा COGS, और वही हमारा क्या बन जाएगा टोटल कॉस्ट। और आपको प्रॉफिट के लिए बोला था कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना मेंटेन करना बोलता है 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, इसका मतलब टोटल कॉस्ट 80% है, 20% प्रॉफिट है, 100% क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपने कैसे जो भी टोटल कॉस्ट आई होंगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 80% इंटू 100, तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएंगी। समझा क्या? ओके, बाकी लोगों को भी क्लियरिटी है। 41 को लेकर पूछा गया था, फिर 41 को लेकर पूछा गया था, एंड 41 भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था। पहले आप क्या करो, यहाँ से पूरी कॉस्ट शीट बनाओ, इतनी इन्फॉर्मेशन से आपकी क्या बन जाएंगी कॉस्ट शीट, एंड होप कि कॉस्ट शीट बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं जाएंगी। यहाँ से क्या बना लिया आपने कॉस्ट शीट, और टेंडर की जानकारी यहाँ से शुरू हो रही है। तो जब आप टेंडर बनाने जाओगे तो मटेरियल प्लस लेबर दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। और क्या बोलता है, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो गॉन अप बाई 20% बोलता है, 20% से बढ़ जाएगा बोलता है वो। सर 20% से बढ़ जाएगा मतलब पहले जितना लगता था, तो पहले आपने कॉस्ट शीट में जो भी यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड निकाला होगा, अब यहाँ बेस वगैरह यूज नहीं करने बोल रहा है, यहाँ सीधा बोल रहा है 20% से बढ़ा देना है आपने, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो भी आपकी कॉस्ट शीट में लगी थी XYZ जो भी अमाउंट लगी होंगी, उस अमाउंट में 20% इंक्रीज करके यहाँ पर लिख लेना वर्क ऑन कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के नाम से। क्या करना है आपने, जो भी आपकी कॉस्ट शीट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड लगा होगा, कितना लगा होगा आप खुद कैलकुलेट करना। ये 1,20 लगा होगा, ये 80,000 आया होगा, ये 8 लाख आया होगा, ये शायद 8 लाख में कुछ करेक्शन करवाया था कि 8 लाख ही है। ओके, तो 10 लाख जो टोटल आए होंगे, तो यहाँ 12 लाख लगेगा। 10 लाख में 20% बढ़ा दूंगा तो 2 लाख और बढ़ जाएंगे, तो 12 लाख आ जाएंगे। समझे कि लाइन का मतलब, फैक्ट्री ओवरहेड गॉन अप बाई 20%, मतलब जो पहले आपको फैक्ट्री, अज्यूमिंग दैट 2011 द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड गॉन अप बाई 20%, आपका फैक्ट्री ओवरहेड कैसे बढ़ने वाला है बोलता है 20% से बढ़ने वाला है।
तो पहले जो आपको फैक्ट्री ओवरहेड लगा था उसमें 20% और इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने परसेंटेज के बेसिस का यूज करने के लिए नहीं बोला है। यहाँ परसेंटेज बेसिस पर हम कैलकुलेशंस नहीं करने वाले हैं। आगे बोला था डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बाय 10%, और यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है वो 10% क्या हो जाएगा बोलता है, कम हो जाएगा बोलता है। अच्छा नीचे बोला है क्या कुछ? ओके, ऐसा मुझे बोला जा रहा है कि नीचे में कुछ क्वेश्चन की जानकारी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल में तो अगर नहीं है तो मैं तो अभी जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से, बाकी आगे क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे के बारे में बोल रहा है 10%, तो इधर देख लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना हुआ, तो जितना हुआ उसमें 10% माइनस करके लिख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 26,000 है और सेलिंग एक्सपेंसेस 27,600 है, तो ये डायरेक्ट ले लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं बोला है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बोला है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे दिख रहे हैं ना, इसको 10% डाउन करने बोला है उसने, और बोला फिर आगे बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है आपके 26,000 लेना है, तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना ले लेंगे हम लोग, 26,000, और सेलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली कितना ले लेंगे, 27,600, जितना बोला डायरेक्टली उतना ले लेंगे। और बोलता है एट विच प्राइस द वर्क ऑर्डर शुड बी कोटेड शो at which price the work order should be quoted as on 25% on selling price। तो आप लोगों को ये प्रॉफिट के बारे में बता दिया। ओके, लास्ट लाइन देखो क्या बोलता है, फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। ओके, मतलब ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, जो आपका जो नॉर्मल तरीका है ना परसेंटेज निकालने का। ठीक है, तो आपको नॉर्मली परसेंटेज निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस, और जो परसेंटेज जो निकलेगा उसको आपने फिर 20% से इंक्रीज और ये 10% से डिक्रीज करना है ना, डायरेक्ट अमाउंट का नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली अमाउंट को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है। लास्ट लाइन में उसने बोला था कि परसेंटेज का बेस यूज करेंगे, अगर नहीं बोलता ना परसेंटेज का बेस तो फिर हम लोग कर लेते, लेकिन यहाँ परसेंटेज का बेस यूज करने के लिए बोला है। अच्छा, और दूसरा एक लॉजिकल पॉइंट सोचेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल लगा के, दिमाग लगा के सोचेंगे यार, जब मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूँ तो 40 लाख का मटेरियल लग रहा है, कितने का, 40 लाख का, और अभी तो 180 का मटेरियल ही लग रहा है ना। इसका मतलब है कि पक्की बात है कि जो मेरा जो टेंडर जो बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी के लिए बन रहा होगा, तभी तो मटेरियल की कॉस्ट कम लगी। तो मैं फिर जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड हो वो डायरेक्टली यहाँ से कैसे ले सकता हूँ, ये भी एक थोड़ा लॉजिकल सोचने वाला पॉइंट था। हालांकि यहाँ पर क्लियर कट तो लिखा था कि आपको फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालना है, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से। तो इसके लिए आपको पहले कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 आपका कॉस्ट शीट बनाने का हो गया। स्टेप नंबर 2 आप लोगों को जो रिक्वायर्ड जो परसेंटेज निकालने पड़ते हो परसेंटेज निकालो, और स्टेप नंबर 3 आप लोग टेंडर बनाना शुरू करो। तो टेंडर में परसेंटेज इधर के आएंगे, लेकिन अप्लाई इधर की वैल्यूज पर करना पड़ेगा। ठीक है, सिमरन हो जाएगा या डिटेल सॉल्यूशन करके बताना है? नो सर, हो जाएगा। हो जाएगा। चलो 35 का बोल रहे थे सब्सिडी वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, शायद यामिनी ने रिस्पॉन्स भी दे दिया कि सब्सिडी को सिर्फ आप नॉर्मल पूरी क्या बनाओ, कॉस्ट शीट बनाओ, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट में फिर प्रॉफिट वगैरह जोड़कर आप जो टेंडर प्राइस तक आते हो, आप टेंडर प्राइस तक आ जाओ। ठीक है, आप कहाँ तक आ जाओ, टेंडर प्राइस तक क्या पहुँच जाओ, और टेंडर प्राइस में से फिर बाद में सब्सिडी लेस कर देने का, बस इतना काम करना था इसके अंदर। राइट, में अगर आप लोगों को यूनिट्स की इंफॉर्मेशन अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस कुछ तो यूनिट्स के आपको हिंट होंगी, बिना हिंट के तो वो होगा ही नहीं कि आपको यूनिट्स दे दें। आइदर वो आपको क्लोजिंग स्टॉक बता देगा, कितने यूनिट सोल्ड हुआ वो बता देगा, या फिर वो आपको बता देगा कि कितने यूनिट प्रोडक्शन में, कुछ तो भी आपको यूनिट्स के क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, और उसके बेसिस पर आपने डिवाइड करना है। जैसे अगर मान लो आपको पर यूनिट का रेट दिया होगा और आपको टोटल कॉस्ट दी होंगी, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये पर यूनिट का रेट करोगे तो भी यूनिट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में आप लोगों को यूनिट निकालने की जानकारी, इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होती है, क्योंकि सर वो जो कॉस्ट रहती है उसको डिवाइड करे प्रोडक्शन से, तो वो यूनिट निकल जाती है ना, अगर किसी इसमें नहीं दी होती, तो इसीलिए पूछ रही थी मैं। हाँ, तो आपको अगर पर यूनिट की दी होंगी, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको पर यूनिट की कॉस्ट पता होंगी तो टोटल कॉस्ट से
पर यूनिट की कॉस्ट को डिवाइड कर देना तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी होंगी तो। ठीक है, जिसके चांसेस नहीं है, ये तो थोड़ा सिंप्लिसिटी के साथ ही पढ़ो, एकदम आड़े टेढ़े वाले कंडीशंस पढ़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आड़े टेढ़े कंडीशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बताना है कॉस्ट शीट का? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बताना है? और अगर हो गए हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सर सर 16 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कॉस्ट शीट और टेंडर दोनों बनाना पड़ेगा ना? डिपेंड करता है पूछा क्या है, आप एग्जाम में क्या बनाना पड़ेगा। जैसे अब कल मैं परसों के पेपर की बात करता हूँ, अब 16 मार्क के लिए सिर्फ जनरल एंट्री पूछा था, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है क्या? तो वो चीज मुझसे मत पूछो कि इसने मार्क के लिए उतना बनाना है, थ्योरी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ जितना निकालने बोलेगा उतना करके आना है। अगर आपको सिर्फ बोलेगा ना कि सिर्फ एक अकाउंट बना दो, सिर्फ वो बना के आने का। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको जरूरत है कि भाई टेंडर पूछा है और उसके लिए आपको लगता है कि कॉस्ट का बेस बनाना मैंडेटरी है, तो फिर बनाना ही पड़ेगा अगर उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो। बोलो सर जैसे क्वेश्चन रिकंसिलिएशन की क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री बनाने बोला था, तो सिर्फ जनरल एंट्री बनाना था कि बैलेंस शीट भी बनाना था? अरे मैडम, कहाँ से जनरल एंट्री आ रही है मैडम सर इनको? ओके, 43 और 44 ओरली एक बार डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई रेंज का क्वेश्चन हो गया 43 44, बट ठीक है, लास्ट रेंज आप लोगों के क्वेश्चन की। विजय स्कूटर लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर्ड किया 175 2013 की। ये कब की बात हो रही है? 13 की। पक्की बात है कि यहाँ से लेकर जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक के, ये पूरी इन्फॉर्मेशन किसके लिए है? कॉस्ट शीट के लिए। मतलब आप क्या बना लो, इतने स्टेप, इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कॉस्ट शीट बना लो, राइट? क्या बना लो आप इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर? कॉस्ट शीट बना लो। फिर आप लोग कॉस्ट शीट बनाने के बाद यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए शुरू हो रही है? यहाँ से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये मिल रही है टेंडर के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको टेंडर बनाने में हेल्प करेंगे इतनी इन्फॉर्मेशंस। मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ सॉल्यूशन। मटेरियल वेजेस दोनों को आपस में जोड़ देते, प्राइम कॉस्ट आता। फिर वर्क ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है आपका? वर्क ओवरहेड को जोड़ने के बाद आपका वर्क कॉस्ट आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाता, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ देते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाता। और क्वेश्चन में आप लोगों को ये सेलिंग प्राइस दी थी, एक यूनिट कितने में बिकता है उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। ठीक है, तो 27,000 रुपए में एक यूनिट बिकते हैं, तो टोटल कितने यूनिट्स बिके हैं? यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट दी। अच्छा, स्कूटर भी बता रहा है 175 यूनिट बिके बोलता है टोटल। ठीक है, और ये तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है तो आप खुद टोटल मारोगे तो आपको खुद को मिल जाएंगे पूरी, ये जो दिया है ना टोटल, जब आप सबके इसकी टोटल मारते आओगे तो आपको बराबर इसकी कॉस्ट मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप क्या बना लोगे? कॉस्ट शीट। क्या बना लोगे यहाँ से? कॉस्ट शीट। और फिर उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है टेंडर की जानकारी। लेकिन टेंडर की जानकारी के पहले आप लोगों को जो परसेंटेज निकालने रहते हैं, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, ऑन वेजेस, तो वो कैसे निकाल लोगे आप लोग? वो निकाल लोगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100, तो आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा। सर क्या हो गया, नाराज हो क्या हमसे? अरे माइक ऑफ था, मैं पढ़ा रहा हूँ जब से। सर आपको मैसेज कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे। माइक ऑफ था आपका, हमको लगा नाराज हो गए आप हमसे। ऐसे तो तुम लोग टक्कर टक्कर माइक ऑन करके बोलोगे, बात करोगे, लेकिन ये बताने के लिए मैसेज कर रहे हो। सर हमको क्या मालूम, हम स्टार्टिंग से मैसेज कर रहे हैं ना। सर मुझे लगा पढ़ रहे हो। वाह, चलो ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या बनाना था? कॉस्ट शीट बनाना था। ठीक है, क्या बनाना था अपने को? यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाना था। इतनी इन्फॉर्मेशन से मटेरियल प्लस वेजेस दोनों ऐड हो जाता, प्राइम कॉस्ट आता।
इसमें फैक्ट्री ओवरहेड आपका ऐड हो जाता तो वर्क कॉस्ट आता, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा जोड़ देते तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जोड़ देते तो टोटल कॉस्ट आ जाता। बराबर, टोटल कॉस्ट तक पहुँच गए। इधर सेलिंग प्राइस की भी जानकारी दी थी तो सेलिंग प्राइस माइनस कर देते, डिफरेंस प्रॉफिट आ जाता। मतलब यहाँ पर आपका क्या रेडी हो गया, कॉस्ट शीट रेडी हो गया। अब बनाने जाएंगे टेंडर। अब ये आपको 175 स्कूटर के लिए दी थी, आपको टेंडर बनाना है 200 स्कूटर के लिए, राइट। और यहाँ पर बोलता है कि जो रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस, मतलब पहले सेलिंग प्राइस 27,000 थी तो टेंडर में अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएंगी, 26,000 हो जाएंगी। ओके, और बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट पर स्कूटर प्रॉफिट, आपको एक स्कूटर का प्रॉफिट भी बाद में निकालना है। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट कितने से बढ़ गई, बोलता है 300 रुपये पर स्कूटर से बढ़ गई बोलता है। तो पहले देख लो, पहले पुराने जो कॉस्ट शीट बनाया था यहाँ एक स्कूटर के लिए कितने रुपए लगते थे, कैसे निकलेगा, 14,35,000 डिवाइडेड बाई 175 कर दोगे क्योंकि ये 175 स्कूटर के लिए था, तो एक स्कूटर की कॉस्ट पता चल जाएगी कितनी, 8,200। एक स्कूटर की कॉस्ट कितनी आती है, 8,200। ये कहाँ से पता चली, कॉस्ट शीट से। तो उसमें 300 रुपये अगर और बढ़ जाएंगे तो अब एक स्कूटर की कॉस्ट कितनी हो जाएंगी, 8,500। और ऐसे हमको अब कितने स्कूटर करना है, 200, तो इंटू कर देंगे 200 से, तो हमको क्या पता चल जाएगा, मटेरियल की कॉस्ट। या मटेरियल की कॉस्ट दी नहीं है, आपने निकाला 17 लाख रुपए। उसी तरीके से बोलता है वेजेस की कॉस्ट गॉन डाउन होने वाली है। तो पहले देख लो, ये 16,62,500 175 यूनिट की कॉस्ट थी, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आती है, 16,62,500। 16,62,500 डिवाइडेड बाय 175, तो एक यूनिट की कॉस्ट आती थी 9,500, ये अब 400 रुपये से कम हो जाएंगी, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएंगी, 9,100। तो फिर 200 यूनिट की कॉस्ट कितनी, ये हो जाती है 18,20,000। 18,20,000, राइट, 18,20,000। अब बोलता है परसेंटेज ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट टू द वेजेस, मतलब आप परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड निकालोगे, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस। फॉर्मूला क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100। तो यहाँ से देख लो आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 2,49,375 डिवाइडेड बाय 16,62,500, 16,62,500 इंटू 100, 15% आता है, कितना, 15%। तो यहाँ पर आपको क्या बोला था, 15% आ रहा है, विल रिमेन सेम वॉज। तो अपना यहाँ पर जो भी इस मटेरियल और लेबर को ऐड करके, सॉरी मटेरियल लेबर नहीं, सॉरी, ये जो वेजेस आया था यहाँ पर टेंडर में 18,20,000 का आया था, तो उसका 15%, ये 18,20,000 का 15% कितना, 2,73,000। ये क्या गया आपका, वर्क ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए क्या बोलता है, रिड्यूस बाय 20 पर स्कूटर। तो पहले एक स्कूटर की कॉस्ट निकाल लो, 2,67,750 डिवाइडेड बाय 175, तो एक स्कूटर की कितनी कॉस्ट आएंगी, शायद गलत हुआ क्या, 750 है, 2,67,750, 2,67,000 डिवाइडेड बाय 175, तो एक यूनिट के लिए शायद 1,530 रुपए आता है। तो फिर 1,530, हाँ, तो उसमें से 20 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,510। ये एक स्कूटर के लिए, तो 200 स्कूटर के लिए कितना, तो 200 स्कूटर के लिए कितना आ जाएगा, 3,02,000। कितना आ जाएगा, 3,02,000। और सेलिंग ओवरहेड पर स्कूटर विल बी रिड्यूस बाय, और सेलिंग का भी पहले एक यूनिट का निकाल लो, 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 175, एक यूनिट का कितना आएगा, 2,000। अब ये 25% से रिड्यूस हो रहा है, बोलता है 25%, तो 2,000 में से माइनस कर देना 25%, तो न्यू कॉस्ट कितनी आ जाएंगी, 1,500, और ऐसे कितने यूनिट, 200, तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। बस मिल गई सारी जानकारी, बन जाएगा टेंडर। सर प्रॉफिट के बारे में तो नहीं, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस उसने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, 26,000, 1,000 रुपये कम हो जाएंगी बोला था। हाँ। तो आपको सेलिंग प्राइस भी पता है, टोटल कॉस्ट भी पता है, तो प्रॉफिट डिफरेंस आ जाएगा, 52 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। और ये सब सारे खर्चों को ऐड कर दोगे, 17 लाख प्लस 18 लाख पता नहीं यहाँ पर कुछ अमाउंट था, 18,20,000 प्लस
2,73,000 प्लस 3,02,000 प्लस 3 लाख, मतलब टोटल मेरे ख्याल से कॉस्ट आ रही है 43,95,000 के आसपास। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस मतलब टेंडर प्राइस, तो आपको पता चल जाएगा जो भी प्रॉफिट है। माइनस करो कितना, 52 लाख बोला था ना आपने, 8,05,000। तो ये आपका प्रॉफिट है। सिमिलर क्वेश्चन है आपका 44 भी, ये आपको 100 रेफ्रिजरेटर के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कॉस्ट शीट की जानकारी है। हालांकि दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्म में, जैसे सेल, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, जैसे डायरेक्ट वेजेस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये अमाउंट नीचे खिसक गई है इसकी, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ये सैलरी है और रेंट इधर नीचे आ गया 60,000, ये रेंट का अमाउंट है। जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग और ये नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपको पता है कॉस्ट शीट में सब चीज़ें कहाँ कहाँ जाती है। ये सब ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड है, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, ये ऑफिस में जाता है, ये सेलिंग में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ जाता है, फैक्ट्री में जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बराबर। ये कहाँ जाता है, प्राइम कॉस्ट के पहले, प्राइम कॉस्ट के पहले, और ये तो सबसे लास्ट में। कॉस्ट शीट बन जाएंगी यहाँ से, और ये डेटा से आपको क्या बनाना है, टेंडर, बराबर। ये डेटा से क्या बनाना है अपने को, टेंडर। तो 2014 के लिए अब टेंडर बनाना है 80 रेफ्रिजरेटर के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन कितने रेफ्रिजरेटर की थी, 100 की, और टेंडर कितने के लिए बनाना है, 80 के लिए। इसमें भी वही, प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाई 20% ऑन द प्रीवियस ईयर लेवल। तो पिछले साल मटेरियल कितना लगा था, 80,000 का। पिछले बार मटेरियल कितना लगा था, 80,000 का। कितने यूनिट्स के लिए, 100 रेफ्रिजरेटर के लिए, तो 80 के लिए कितना लगना चाहिए, 64,000। लेकिन इसमें 20% ऐड कर देंगे क्योंकि इस साल बढ़ जाएगा, तो 76,800। उसी तरीके से लेबर के लिए भी, मटेरियल तो हो गया, अब आगे बोलता है वेजेस रेट विल बी इंक्रीज बाई 10%, तो वेजेस 10% से बढ़ जाएगा। पिछले बार कितना लगा था वेजेस हमको, 120 का। पिछले बार कितना लगा था, 120 का। कितने रेफ्रिजरेटर के लिए, 100 के लिए, तो 80 के लिए कितना प्रोपोर्शनेट आ जाएगा। और प्लस कितने परसेंट से बढ़ाना था, 10% से, तो प्लस 10% कितना आ जाएगा, 1,05,600। उसी तरीके से फिर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मतलब आपको यहाँ परसेंटेज निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और ये किसके ऊपर निकलेगा, ऑन प्राइम कॉस्ट पे, क्योंकि कंबाइंड कॉस्ट बोला था मटेरियल एंड वेजेस की, तो ये काय पे निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट पे। तो आपने यहाँ कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट पूरा बनाया होगा, तो कॉस्ट शीट में आपका प्राइम कॉस्ट आया होगा, और कॉस्ट शीट में आपको ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पता है 50,000, तो 50,000 डिवाइडेड बाय जो भी प्राइम कॉस्ट रहा होगा वो इंटू 100। तो प्राइम कॉस्ट कितना रहा होगा, मटेरियल और लेबर दोनों को जोड़ दूँ तो 2 लाख रहा होगा। प्राइम कॉस्ट कितना रहा होगा, 2 लाख। कितना परसेंट होता है, 25%। ये क्या निकल गया आपका, कॉस्ट शीट के बेसिस पर जो आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निकाला, ऑन प्राइम कॉस्ट निकाला 25%। तो अब जब आप यहाँ पहुँचोगे टेंडर में, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। कितना आएगा इन दोनों को जोड़ने पर, नहीं दोनों को जोड़ने पर 8 6 14 की 4 कैरी 1 6 6 12 8 1,82,000। तो आपको यहाँ जो वर्क ओवरहेड निकालना है, ये प्राइम कॉस्ट जो है कॉस्ट शीट के अपना टेंडर के अंदर, इसका 25% अप्लाई करना है। परसेंटेज निकालने के लिए आपने प्रीवियस डाटा यूज किया, लेकिन अप्लाई तो आपको किस पे करना है, अप्लाई तो टेंडर पे करना है ना। तो कितना आएगा, 45,600। और उसी तरीके से आपको अगला डी पॉइंट के बाद ई, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनचेंज्ड बोला है, सेलिंग प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। तो आप लोगों को सेलिंग प्राइस पहले कितना था, 3.5 लाख, तो अभी नहीं, गलत क्वेश्चन पे चली गया, सॉरी। ये है कितना था सेलिंग प्राइस आपका, 20,000। तो प्रोपोर्शनेटली निकाल लेने का, 20,000 100 यूनिट के लिए था, तो 80 रेफ्रिजरेटर के लिए कितना, 80 रेफ्रिजरेटर के लिए कितना, 16,000, प्रोपोर्शनेटली निकल जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्या बोला था, अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय फॉल इन द आउटपुट। मतलब दूसरे खर्चे पे फर्क नहीं पड़ा, मतलब सैलरी 4 लाख ही आएंगी, रेंट 60,000 ही आएगा, जनरल एक्सपेंसेस 10,000 ही आएगा। ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर ये सारे खर्चे कैसे रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे बोलता है।
एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थोड़ा सा भी अगर उसको अच्छा लेवल और अच्छा क्वेश्चन निकालना है तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। अगर एज ए एग्जामिनर या फिर जो पेपर बनाने वाला मैं होता तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन में 16 मार्क्स के रेंज में डालता। चलिए 16 के लिए सर, 16 के लिए। हाँ ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो मेरे ख्याल से अपलोड हो गई होंगी, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। यस हो गई अपलोड, तो इसकी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट शीट का चैप्टर कर दे खत्म, कॉस्ट शीट एंड टेंडर। तो हम यहाँ पर अपना पहला यूनिट करते हैं द एंड। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट टॉपिक के, नेक्स्ट इसके अब हम लोग चलेंगे कॉस्ट रिकंसलेशन की तरफ। ठीक है, तो कॉस्ट रिकंसलेशन, अब चीज़ें थोड़ी क्या हो सकती है, थोड़ी सी फटाफट या थोड़ी सी स्पीडली हो सकती है, क्योंकि मेन बेस होता है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट शीट एक आपका फंडामेंटली अगर सही है तो आगे की चीज़ों में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पिन पॉइंट बातें करना है अपने को, बहुत इधर उधर की बातें, ऐसी पॉसिबिलिटी वैसी पॉसिबिलिटीज़ वाली बातें हम लोग नहीं करेंगे। चलो तो अभी मैं ये वाला सेशन कर रहा हूँ एंड, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका अभी 1 मिनट के अंदर एंड।